भाई इस वाले लेक्चर में हम लोग 9 से लेकर के 14 चैप्टर्स एकदम कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। कितने नंबर? 30 नंबर का आज हम जो है इस वाली क्लास में एकदम खत्म कर देंगे। 1 to 8 चैप्टर्स तो हम पहले से ही पढ़ चुके हैं, जिसमें 50 नंबर आपके ऑलरेडी डन हो गए हैं। और आज वाले इस वीडियो को पढ़ने के बाद में 80 में से 80 नंबर एकदम पक्के हैं, कहीं नहीं गए। 13 मार्च को आपका गणित का एग्जाम है। डर लग रहा है, नहीं पढ़ाई की थी तो अब भी समय है। दो वीडियो हम लोगों की दो आई है, 1 to 8 चैप्टर्स, 9 to 14 चैप्टर्स, जो कि ये वाला लेक्चर है, इसको कंप्लीट कर लो। 80 में से 80 नंबर एकदम पक्के। हेलो कक्षा 11वीं के एमपी बोर्ड के बच्चों, कैसे हो आप? स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे रिविहान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करते हैं भैया कि आप लोगों की एग्जाम बहुत ही बढ़िया जा रही है, बाकी सारी जितनी चली गई हैं। और इसके बाद में आपका अब जो है 13 मार्च को, जैसा कि आपको पता है किसका पेपर है, 13 मार्च को हमारा मैथमेटिक्स का बढ़िया सा सुपर शानदार पेपर है। और इसके लिए आप लोगों ने तैयारी शुरू भी कर दी है। और आज के इस वाले लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, तो आज के बेटा इस वाले लेक्चर में हम लोग पूरे 9 to 14 चैप्टर्स एकदम खत्म खलास करेंगे। 9 to 14 चैप्टर्स आज के इस वन शॉट वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर हमारा जो पढ़ाने का अप्रोच होता है कि भैया पहले आपको सारी थ्योरी पढ़ाई जाएगी, इसके बाद में क्वेश्चन सॉल्व करे जाएंगे। तो पूरे 9 से लेके 14 तक के चैप्टर एकदम बढ़िया तरीके से हम लोग कंप्लीट करेंगे। इसके लिए क्या करना है, आप लोगों को कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाइए बढ़िया शानदार से कुर्सी टेबल पे कमर कस के, और हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं हमारा ये वाला लेक्चर। ठीक है, तैयार हैं आप सभी? चलिए हो जाओ तैयार साथियों, है ना। तो हमारा जो इसमें पहला चैप्टर नंबर 9 की अगर मैं बात करूं, इस वाले लेक्चर का पहला चैप्टर, तो भैया ये है हमारे पास में सरल रेखाएं। बना देंगे प्यारी प्यारी स्माइलीज अपने चेहरे पर, क्योंकि शुरुआत हो रही है आज के इस क्लास के पहले अध्याय की। इसका नाम क्या है? सरल रेखाएं, स्ट्रेट लाइंस। अब बच्चों को कंफ्यूजन होता होगा सरल रेखाओं वाले चैप्टर में, है ना, लेकिन आज मैं आपको अलग अलग तरीके से बताऊंगी कि जब हमारे पास में 2 पॉइंट दिए होते हैं तब हमारे पास में रेखा का इक्वेशन समीकरण कैसे निकलता है। अलग अलग बहुत सारे इंटरसेप्ट फॉर्म भी है, यानी कि जब वो अंतःखंड रूप में अगर हम देखें तब कैसे निकलता है। तो सारी चीजें आज हम लोग यहाँ पे समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं दूरी के सूत्र की। क्या कहता है भैया दूरी का सूत्र? सबको पता ही होगा ये तो, है ना, कि यदि हमारे पास में दो बिंदु है ए बी, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकाली जाती है? तो ए बी बराबर क्या होता है, रूट के अंदर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। बेसिक सूत्र है, ये सबको पता होना चाहिए। इसके बाद में अगर हम बात करें सेक्शन फॉर्मूला की, विभाजन सूत्र की, तो आंतरिक रूप से विभाजन करने वाला क्या सूत्र है कि भैया जब हमारे पास में दो बिंदु हैं और इनको मिलाने वाले रेखाखंड को m/n के अनुपात में आंतरिक रूप से विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक, तो जब इंटरनल की बात होती है तब क्या होते हैं, x, y कैसे निकलते हैं, mx2 + nx1 m + n और m/2 + n/1 अपॉन में m+n। अगर बात करते हैं कि भैया आंतरिक रूप से नहीं, अगर बाह्य रूप से विभाजित करें तब हमारे पास में उस बिंदु के निर्देशांक क्या बनेंगे, x, y के, तो बीच में बस क्या आ जाता है दोस्तों, माइनस का साइन आ जाता है। बाकी हमारा फॉर्मूला सेम है। आगे देखते हैं कि यदि आपको दो पॉइंट दे दिए जाएं तो उनको जोड़ने वाले जब हमारे पास में m और n दोनों की वैल्यू इक्वल हो जाए, इसका मतलब उसने समान पोर्शन में विभाजित किया है, यानी कि वो क्या हो गया, उसका मिड पॉइंट मध्य बिंदु हो गया x, y। तो उसको कैसे निकालते हैं, x1 + x2/2 और y1 + y2/2। ठीक है, आगे देखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का क्या फॉर्मूला है। जब हमारे पास में शीर्ष दिए हो त्रिभुज के x1 y1 x2 y2 और x3 y3, तो उसको निकालने का फॉर्मूला होता है 1/2। इसके बाद में हमारे पास में चूंकि क्षेत्रफल जो होता है वो हमेशा धनात्मक निकलता है, हमेशा वो पॉजिटिव निकलता है, इसलिए लगा है मोड का साइन। उसके अंदर x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। जैसा कि आप लोगों को पता है थोड़ी मेरी तबीयत खराब चल रही है, इस वजह से मेरा गला भी बैठा हुआ है ना। लगातार आप लोगों की क्लासेस लेकर के बीच बीच में खांसी भी आ सकती है, तो थोड़ा सा झेल लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें कि यदि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल अगर शून्य है, ठीक है ना, शून्य है, इसका मतलब क्या कि वो दोनों की तीनों पॉइंट जो भी है शीर्ष ए बी सी एक ही रेखा पर स्थित हैं, यानी कि कोई हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, त्रिभुज बन ही नहीं रहा, उससे शून्य है, तब हम बोलते हैं कि वे क्या है, संरेख हैं। क्या है भैया, संरेख
रेखे यानी कि एक ही रेखा पर स्थित है। अब हमारे पास में आता है इस वाले चैप्टर में रेखा की ढाल क्या होती है भैया। तो एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा से वामावर्त दिशा में मापा गया रेखा का कोण रेखा का झुकाव कहलाता है। क्या बोल दिया कि यहाँ से अगर हम देखें तो एक्स अक्ष की, क्या बोला, एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ वामावर्त दिशा में बनाया गया कोण जो आप देख पा रहे हैं, ये क्या होता है, रेखा का झुकाव कहलाता है। और रेखा का झुकाव 0 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में, या फिर हम कहें कि 0 और 180 डिग्री के बराबर होता है। यदि रेखा एक्स अक्ष के समांतर है, उसको संपाती है, तो उसका झुकाव 0 डिग्री है। और यदि रेखा लंबवत है, बाय अक्ष के समांतर है, तो उसका झुकाव 90 डिग्री है। आगे देखते हैं, यदि थीटा किसी रेखा का झुकाव है तो टेन थीटा को रेखा का ढाल यानी कि स्लोप या प्रवणता कहा जाता है। इसको हम कैसे दर्शाते हैं? रेखा के ढाल को m से दर्शाया जाता है, जैसा कि आप देख पाएंगे यहाँ पर। तो रेखा के ढाल को m से दर्शाया जाता है और m बराबर किसके होता है, यहाँ पे हमारे पास में tan थीटा के होता है। तो x अक्ष का ढाल थीटा बराबर 0 डिग्री है और 0 डिग्री में tan की वैल्यू क्या होती है भैया, 0 होती है। और अगर बात करते हैं बाय अक्ष का ढाल जो कि 90 डिग्री है, तो हमारे पास में m बराबर क्या निकलेगा यहाँ से, तो थीटा बराबर झुकाव कितना है यहाँ पे 90 डिग्री का और x अक्ष में कितना है 0 डिग्री का। तो 90 डिग्री वाले केस में ये अपरिभाषित हो जाएगा, परिभाषित नहीं होगा। tan 90 डिग्री की वैल्यू इन्फिनिटी चली जाती है, क्या अपरिभाषित है। अतः लंबवत रेखा का ढाल जो है वो परिभाषित नहीं होता है। ठीक है, तो ये बेसिक सी चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। जब रेखा पर स्थित किसी भी दो बिंदुओं के निर्देशांक दिए गए हो, ऐसे रेखा है, इस पर एल रेखा है, हमारे पास में दो बिंदुओं के निर्देशांक पी और क्यू का मान दिया हुआ है, उस टाइम पे रेखा का ढाल निकालने का फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला आप लोगों को याद करना है एग्जाम में, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। m बराबर बाई2 माइनस y1 अपॉन में क्या होता है, x2 माइनस x1, सीधी सी बात है, 2 पॉइंट दिए गए हैं, रेखा का ढाल निकालना है। कैसे निकालेंगे, m बराबर बाई2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। अगर बात करते हैं समांतर रेखाओं की शर्तें क्या है, तो दो रेखाएं परस्पर समांतर कब होती है, जब उनके दोनों के ढाल जो दिख रहे हैं, यानी कि दोनों का tan थीटा का मान निकल के आएगा, m1 बराबर m2 आपस में बराबर हो। तो दो ऊर्ध्वाधर रेखाएं समांतर होंगी तभी और केवल तभी जब उनके ढाल बराबर होते हैं, यानी कि m1 और m2 आपस में बराबर हो। पहली रेखा का ढाल m1, दूसरी रेखा का ढाल m2। फिर इसके बाद में लंबवत रेखाओं की शर्तें क्या है भैया, कि दो रेखाएं परस्पर जो है, हमारे पास में दो रेखाएं लंबवत कब होती है एक दूसरे पर, जब m1 m2 यानी कि उन दोनों रेखाओं के जो ढालों का जो गुणनफल है वो किसके बराबर होगा, -1 के। अतः तो रेखाएं लंबवत होती हैं तभी केवल तभी जब उनके ढालों का गुणनफल कितना होता है, -1 के बराबर होता है। अगर हम आगे आते हैं कोण की बात अगर हम करें कि भैया दो रेखाओं के बीच का कोण का फॉर्मूला क्या होता है, कैसे निकाला जाता है, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलता है। तो वो फॉर्मूला होता है tan थीटा बराबर m2 माइनस m1 अपॉन में 1 प्लस m1 m2। तो इसमें आपको क्या चाहिए होता है, आपको कुल मिलाकर के रेखा का ढाल पता होना चाहिए, पहली रेखा का ढाल यानी कि m1 की वैल्यू और दूसरी रेखा का ढाल यानी कि m2 की वैल्यू। तो बहुत ही आसानी से आप क्या कर सकते हैं, दो रेखाओं के बीच का कोण निकाल सकते हैं। क्षैतिज रेखा की बात करें तो क्षैतिज रेखाएं मतलब कुल मिलाकर के इस तरीके से आगे जो रेखाएं होती हैं क्षैतिज रेखाएं, तो यहाँ पे क्या लिखा है, क्षैतिज रेखा में सरल रेखा होती है जो एक्स अक्ष के समांतर होती है। ये हमारे पास में एक्स अक्ष है और इसके समांतर जितनी भी रेखाएं खींची जा सकती हैं उसके ऊपर या नीचे, तो ये क्या होती है, हमारे पास में क्षैतिज रेखाएं होती हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बाय बराबर ए, ये क्या है बाय बराबर -a। ठीक है, अगर बाय बराबर वहां पे 3 होता तो हो सकता था कि कोई पॉइंट 3 यहाँ पे होता, वहां से एक रेखा निकल के जाती। अगर बात करते हैं ऊर्ध्वाधर रेखाओं की, तो ऊर्ध्वाधर मतलब खड़ी हुई रेखाएं इस तरीके से। तो ऊर्ध्वाधर रेखा वह सरल रेखा होती है जो बाय अक्ष के समांतर होती है, मतलब कि क्षैतिज रेखा एक्स अक्ष के समांतर होती है, ऊर्ध्वाधर रेखा बाय अक्ष के समांतर होती है। आप देख पाएंगे ये वाला पॉइंट जो कि x बराबर b के लिए हमारे पास में रेखा है और ये x बराबर -b के लिए, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास में x की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। ठीक है, इस तरीके से आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं को। अगर हम बात करते हैं बिंदु ढाल रूप, तो माना P0 x0 y0 किसी ऊर्ध्वाधर रेखा L पर एक निश्चित बिंदु है, रेखा L है, इस पर P जो है मेरे पास में क्या है, एक निश्चित बिंदु है और ढाल कितनी है, m है उसकी। ठीक है, तो माना P x y L पर कोई अन्य बिंदु है, तब ढाल की परिभाषा से कैसे निकलेगी ढाल, तो भैया m बराबर निकलता है बाय माइनस बाई 0 अपॉन में x माइनस x0। और इसके बाद में अगर हम बात करें यहाँ पर दो बिंदुओं वाली कंसेप्ट है, दो बिंदु जब दिए होते हैं रेखा ढाल कैसे निकालते हैं, उससे ये आया है। और यहाँ से हमको मिलता है फिर यहाँ पर बिंदु ढाल रूप रेखा का कैसा, कि बाय माइनस बाई 0 बराबर m इंटू में x माइनस x0। जब आपको रेखा की ढाल भी दी हो, कोई निश्चित बिंदु हो वहां पर और इसका हमें एक अन्य बिंदु p x y दिया हो, तो कैसे निकालेंगे, बाय माइनस बाई 0 बराबर m x माइनस x0। आगे देखते हैं दो बिंदु रूप की अगर हम बात करें रेखा की इक्वेशन की, कि जब दो बिंदु हमको दिए हुए हैं तब किस तरीके से निकलता है, तो भैया इसका फॉर्मूला होता है बाय माइनस बाय 1 बराबर बाई 2 माइनस बाय 1 अपॉन में x2 माइनस x1 x माइनस x1। अगर आप ध्यान दें तो ये वाला जो फॉर्मूला है उससे ही कहीं ना कहीं वो निकल के आया है, क्योंकि इस बार हमको 2 पॉइंट दे दिए गए थे और जब 2 पॉइंट दे देते हैं तब m निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, वही बाई 2 माइनस बाई 1 अपॉन x2 माइनस x1। तो यहाँ पे वो रख दिया, यहाँ पे इस बार क्या पॉइंट दिया है x1 बाय 1, तो हमने वो रख दिया। ठीक, तो बाय माइनस बाय 1 बराबर बाई 2 माइनस बाय 1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। तो इस तरीके से रेखा की समीकरण या इक्वेशन निकाला जाता है जब दो बिंदु रूप दिए होते हैं।
अगर बात करते हैं ढाल अंतःखंड रूप कि आपको ढाल दी हो और अंतःखंड यानी कि कुल मिलाकर के रेखा जो है इस पॉइंट पे कट कर रही है इसको, ठीक है, तो अंतःखंड यानी कि कट करना, इंटरसेक्ट करना किसी पॉइंट पर। तो जब वो दिया हो रेखा की ढाल एम दी हो और रेखा जहां किसी अक्ष को काटती है वो बिंदु दिया हो, उसको हम अंतःखंड बिंदु कहते हैं, उस टाइम पे रेखा का समीकरण कैसे निकलता है भैया, तो वो होता है y बराबर एम एक्स प्लस सी। सी हमारे पास में वो बिंदु जहां पर रेखा कट कर रही है किसी अक्ष को और एम हमारे पास में ढाल, ठीक है, तो क्या निकलता है बाय बराबर एम एक्स प्लस सी से निकलता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और माना ढाल एम वाली रेखा एक्स अंतःखंड डी बनाती है, तब उसको क्या लिख देंगे हम, तब हमारे पास में अगर वो एक्स अंतःखंड डी बना रही है तो उस केस में बाय बराबर एम एक्स माइनस डी होता है, ठीक है, बाय बराबर क्या होता है एम एक्स माइनस डी होता है। अगर आगे बात करें अंतःखंड रूप यानी कि हमारे पास में दो पॉइंट पर रेखा जो है हमारे पास में ये एक क्या कर रही है, यहाँ पर ये बाय अक्ष को 0, बी पर और एक्स अक्ष को 1, 0 पर कट कर रही है। दो अंतःखंड अगर पॉइंट हमको दे दिए जाए तो उस टाइम पे रेखा का समीकरण क्या बनता है, तो बेटा ये होता है एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी बराबर 1। अतः रेखा का अंतःखंड रूप है जो एक्स और वाई अक्षों पर ए और बी अंतःखंड बनाती है, एक्स अक्ष पर ए अंतःखंड और वाई अक्ष पर बी अंतःखंड, ठीक है। आगे देखते हैं एक बिंदु की रेखा से दूरी, तो कोई बिंदु है हमारे पास में उसकी रेखा से दूरी, ये रेखा है मेरे पास में, ये बिंदु है मेरे पास में पी एक्स वन बाय वन, तो इस बिंदु की रेखा से दूरी, रेखा का इक्वेशन क्या है यहाँ पे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। तो रेखा हमारे पास में ये है, बिंदु हमारे पास में ये है, इन दोनों के बीच की दूरी का सूत्र निकलेगा यहाँ से डी बराबर मोड के अंदर इसलिए निकलेगा क्योंकि दूरी हमेशा धनात्मक होती है, ठीक है। तो ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन में क्या जाएगा अंडर रूट के अंदर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ए और बी के मान तो आपको रेखा से मिल जाएंगे और एक्स वन बाय वन हमारे पास में बिंदु है, तो ए बी सी के मान रेखा से मिल गए, एक्स वन बाय वन बिंदु है, दूरी आराम से बहुत ही आसानी से निकाली जा सकती है। अगर बात करते हैं दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी कि भैया जब दो रेखाएं आपस में समांतर हो जाएं, तो दोनों रेखाएं क्या है यहाँ पर आपस में समांतर है और रेखा का रूप हमको किस रूप में दिया हुआ है इस बार m बराबर बाय बराबर एम एक्स प्लस सी वन और बाय बराबर एम एक्स प्लस सी टू। तो इस टाइम पे दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा, तो d बराबर में मोड के अंदर सी वन माइनस सी टू अपॉन में अंडर रूट के अंदर 1 प्लस एम स्क्वायर, ठीक है। अब आप बोलोगे मैम कि हमारे पास में देखो दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी का सूत्र हम लोगों ने यहाँ पर निकाल दिया, ठीक है, तो ये 1 प्लस एम स्क्वायर है जब हमको रेखा की ढाल का मान पता है। और अगर मान लो कि नहीं पता, सिर्फ और सिर्फ दो इक्वेशन दे दी जाए तब कैसे निकलेगा, तो d बराबर में मापांक के अंदर c1 माइनस सी टू अपॉन में जाएगा अंडर रूट के अंदर a का वर्ग प्लस b का वर्ग, तो हर तरीके से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास में अब जितने भी कंसेप्ट थे फॉर्मुलाज थे उनका रिवीजन हम लोगों ने कर लिया। अब बात करते हैं क्वेश्चंस की कि आखिरकार एग्जाम में क्वेश्चन आता कैसे है, क्योंकि अंततः तो वही सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हमारे पास में जितने भी क्वेश्चंस मैं लेकर के आई हूँ इस बार उनके सॉल्यूशंस यहाँ पर लिखित में लिखे हुए हैं, हम इनको समझेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। वही पीडीएफ आपको बिल्कुल मिल जाने वाला है, ठीक है, तो कोई लोग नहीं लेना है। यही तीन बिंदु हमको दे रखे हैं h, 0, a, b और 0, k, एक रेखा पर स्थित है, दिखाइए कि वो, ठीक है। तो चूंकि बिंदु h, 0, 0, k आपको दिख रहा होगा कि ये x अंतःखंड और y अंतःखंड है, ठीक है, क्या है ये x अंतःखंड और y अंतःखंड है, यानी कि रेखा जो है हमारे पास में वो उसका x अंतःखंड क्या है h, 0, y अंतःखंड है 0, k, इसीलिए इन दोनों से गुजरने वाली रेखा का अंतःखंड रूप क्या होगा आपको पता है क्या होता है भैया। अगर स्टैंडर्ड वे में देखें तो x अपॉन a प्लस y अपॉन बी बराबर में 1 होता है। स्टैंडर्ड रूप में a और b अंतःखंड होते हैं, यहाँ पे क्या दे रखे हैं h और k दे रखे हैं, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया ये x अपॉन में h प्लस y अपॉन के बराबर 1। लेकिन इस बार जो बिंदु दे रखा है ना भैया वो a, b दे रखा है, तो बिंदु a, b है यानी कि x बराबर a और y का मान क्या है यहाँ पे b के बराबर, तो क्या आ गया हमारे पास में रेखा का समीकरण आ गया समझ में। तो h और k क्या है अंतःखंड, a और b क्या है बिंदु, तो a अपॉन में h प्लस b अपॉन में k बराबर 1। आगे बढ़ते हैं, बिंदु 2,2 से आने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा अक्षों से कटे अंतःखंडों का योग 9 है। बिंदु दे रखे हैं 2,2 यानी कि x और y का मान तो ये दे रखा है, समझ में आ गई बात, और अंतःखंडों का योग दे रखा है, डायरेक्ट अंतःखंड नहीं दे रखे हैं। अंतःखंडों का अगर हम बात करें रेखा का समीकरण इस तरीके से निकलता है, ठीक है, जब दो अंतःखंड दिए और बिंदु दिया हो तो इनका जो योग है वो हमको a प्लस बी बराबर कितना दे रखा है 9, तो यहाँ से हम लोग a और b की वैल्यू निकालेंगे कैसे, कि जो b है ना भैया, तो अभी तो हमने यहाँ पे इक्वेशन में मान रख दी x और y की, जो मैंने बताया 2,2 थे तो 2 रख दिए, x का मान भी 2 y का मान भी 2। अब यहाँ से देखेंगे तो भैया यहाँ पे हम b का मान निकाल सकते हैं a के फॉर्म में, तो b बराबर क्या आ गया 9 माइनस a, इस समीकरण में मान रख दीजिए b का, और यहाँ पर हम इसको पूरा क्या करेंगे बढ़िया तरीके से सॉल्व कर लेंगे तो a का मान भी जाएगा और b का मान भी निकल के आ जाएगा। जब a और b का मान निकल के जाएगा वही तो हमको चाहिए था, और हमारे पास में इसमें हम रखेंगे तो रेखा का समीकरण क्या निकल के आएगा भैया, दो तरीके से आ सकता है कि x प्लस 2y बराबर 6 और 2x प्लस y बराबर 6, क्योंकि a का मान 6 या 3 है, b का मान भी 3 या 6, उल्टा पुल्टा रखेंगे तो आंसर हमारे पास में ये निकल के आएगा रेखा का समीकरण। क्लियर है, समझ में आ गई बात, चलिए आगे बढ़ेंगे। हमको दे रखा है दो रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। कोण भैया तो पहली रेखा दे रखी है, दूसरी रेखा दे रखी है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में देखिए
ये हमारे पास में किस रूप में हम लिखेंगे इसको, y बराबर mx प्लस सी वाले रूप में हम लोग रेखाओं का समीकरण पहले बना लेंगे, अगर नहीं है तो ठीक है। तो हमने यहाँ पे इसको बनाया y बराबर mx प्लस सी, तो m1 की वैल्यू मिल गई √3 और यहाँ से हमको m2 की वैल्यू मिल गई 1/√3। क्लियर है। अब सीधी सी बात है भैया, जब m1 m2 की वैल्यू मिल गई तो खुश हो जाइए, प्यारी प्यारी स्माइलीज ले आई चेहरे पे, क्योंकि अब बहुत ही आसानी से tan थीटा का फॉर्मूला लगा करके दो रेखाओं के बीच का कोण निकाला जा सकता है। tan थीटा बराबर मापांक के अंदर m1 माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस m1 इंटू m2। तो बहुत ही आसानी से रखिए, मान लो आंसर कितना निकल के आ गया हमारे पास में 30 डिग्री। सब बच्चों को पता है कि tan थीटा में 1/√3 30 डिग्री का मान होता है। आगे बढ़ते हैं। यदि P मूल बिंदु से उस रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई हो जिस पर, यदि P मूल बिंदु से उस रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई हो जिस पर अक्षों पर कटे अंतःखंड ए और बी हो, दिखाइए कि ये मान लीजिए अक्षों से अंतःखंड ए कोमा बी काटने वाली रेखा का समीकरण, तो आपको पता है कि x अपॉन ए प्लस y अपॉन बी बराबर 1 होता है, और यहाँ से हमने इसका निकाल लिया bx प्लस ay माइनस ab बराबर 0। ठीक है। इस रेखा पर मूल बिंदु 0,0 से डाले गए लंब की लंबाई क्या निकलेगी, p बराबर माइनस ab अपॉन में अंडर रूट के अंदर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, आप निकाल लेंगे। इसका हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो फिर आगे सॉल्व करेंगे तो बहुत ही आसानी से आप देखिए हमको क्या चाहिए, 1/p स्क्वायर चाहिए, तो हम इसको पलट लिया। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे अलग अलग करेंगे, बहुत ही आसानी से आपका ये इति सिद्धम हो जाएगा, यानी कि हेंस प्रूव्ड हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात। आगे देखते हैं। दर्शाइए कि रेखाएं, ये वाली रेखा और ये वाली रेखा समांतर है यदि a1/a2 बराबर b1/b2 और लंबवत है यदि a2 प्लस b1b2 बराबर क्या है, 0 है। ठीक है, देखते हैं। हमारे पास में दो रेखाएं इस तरीके से दी हुई है ना, दो रेखाएं हमारे पास में इस तरीके से दी हुई हैं। मान ले कि रेखा की पहली वाली रेखा की ढाल m1 और दूसरी वाली रेखा की ढाल m2 है। ठीक है, समझ में आता है कि हमको तो यही पता है ना भैया, क्या पता है हमको, कि हमको ये पता है भैया कि जब m1 m2 बराबर में -1 आता है तो रेखाएं परस्पर लंबवत होती हैं, पता है आप लोगों को। और दूसरी बात आप लोगों को एक और चीज क्या पता है दूसरी बात आपको एक चीज पता है कि रेखाएं समांतर कब होती हैं, जब m1 और m2 आपस में बराबर होता है। तो हमको कुल मिलाकर के m1 और m2 की वैल्यूज यहाँ पर फाइंड करनी है, ताकि ये दोनों शर्तें हम लोग पूरी कर पाए। तो सीधी सी बात है कि हम लोगों ने यहाँ पर इनको पहले y बराबर mx प्लस सी के फॉर्म में लेकर के आए, ताकि हम m1 और m2 की वैल्यूज निकाल पाए। तो सीधी सी बात है कि भैया इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, आपको इसको अलग अलग करना है, y बराबर सारे मान उधर लेके आना है, y को सिर्फ इधर रखना है। तो आपको यहाँ से m1 की वैल्यू मिल गई माइनस का a1/b1 पहली रेखा से। ठीक है, बहुत शानदार। दूसरी रेखा को सॉल्व करेंगे और वहां से आपको m2 की वैल्यू भी मिल जाएगी, जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, क्या मिल गई, माइनस का a2/b2। अब क्या करेंगे भैया कि दो रेखाएं समांतर होती है तो m1 बराबर m2, और जब आपने किया तो हाँ भाई हमारे पास में जो पहली शर्त वो बोल रहा था कि रेखाएं परस्पर समांतर होंगी तो a1/a2 बराबर b1/b2, और वो चीज हमको मिल गई। तो क्या बोल देंगे कि हाँ रेखाएं समांतर है। अगर बात करते हैं कि लंब की बात करें तो m1 × m2 बराबर -1 हम लेके चलते हैं, और वो हम लेकर के चले तो जब हमने लोग किया तो हमारे पास में क्या मिल गया, a1 a2 प्लस b1 b2 बराबर 0। और ये देखिए हो गया प्रूव, आ गए मजे। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मेरे को लगता है कि ये वाला चैप्टर तो ना एकदम फिद्दू चैप्टर है, क्योंकि इसमें अगर आपको सूत्र पता है ना कि हाँ भैया जब 2 पॉइंट दिए हैं तब कैसे रेखा की इक्वेशन निकलेगी, जब अंताकंड दिए हैं तब कैसे निकालना है, तो बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। दोनों रेखाओं के बीच कौन क्या सूत्र है, दूरी क्या सूत्र है, आराम से बनेंगे। ठीक है, समांतर रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, वही क्वेश्चन आए। अब समांतर रेखाएं हमको यहाँ पर इस वाले फॉर्म में दी हुई है, बहुत ही बढ़िया। अब ये वाला सूत्र लगा देंगे, C1 C2 की वैल्यू लिख लीजिए। ए की वैल्यू 15, बी की वैल्यू 8, C1 की वैल्यू -34 और C2 की वैल्यू कितनी है भैया, 31। ठीक है, अब चूंकि हमारे पास में रेखाएं समांतर है इसलिए ये वाला सूत्र अपने लगाया, तो बहुत ही आसानी से आपके पास में आंसर निकल कर जाएगा। रेखाएं समांतर है, आप देख पा रहे हैं कि ए की वैल्यू यहाँ पर भी 15 है, वहां पे 15 है, बी की वैल्यू यहाँ पे भी 8 है, वहां पे भी 8 है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बी की वैल्यू सेम है। और C1 और C2 की वैल्यू अलग अलग है, इसकी है -34, उसी कितनी है 31। आपने फॉर्मूले में मान रखा और ये आपका आंसर निकल के आ गया 65/17 यूनिट्स। यहाँ पर थोड़ा सा छुप रहा है, लेकिन टेंशन मत लीजिएगा, चाहे आपको पीडीएफ मिलेगा तो उसमें सब कुछ एकदम बढ़िया बढ़िया दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे पेन की निभा जाती है थोड़ा छुप जाता है। बिंदु से होकर जाने वाली रेखा और बिंदु से होकर जाने वाली रेखा पर लंब है। अच्छा, क्या बोला उसने कि बिंदु -3,5 से होकर जाने वाली और बिंदु 2,5 और -3,6 से होकर जाने वाली रेखा पर लंब रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 2,5 और -3,6 से होकर जाने वाली रेखा की ढाल तो हम निकाल सकते हैं, y2 - 1 x2 - x1, तो वो हमने निकाल दी है। मान लीजिए m1 उस रेखा की ढाल है जो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा पर लंब है। अब लंब है इसका मतलब क्या कि इन दोनों हमारे पास में दो रेखाएं बराबर लंब होती हैं तो उनका जो ढाल होती है वो उसका मान -1 के बराबर होता है, हमने वो रख दिया। ठीक है तो m हम पहले निकाल चुके थे 1/-5
और इस बार हमने m1 भी निकाल दिया जो कि 5 आया। अतः बिंदु -3,5 से होकर जाने वाली अभिष्ट रेखा का समीकरण हमारे पास में ये निकल के आ जाएगा। क्या जाएगा भैया? 5x - y + 20 बराबर 0। क्लियर है? तो इस तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन यहाँ पर करने हैं। अक्षों के बीच रेखाखंड का मध्य बिंदु P a, B है। दिखाइए कि रेखा का समीकरण ये निकल के आएगा। ठीक है, तो माना रेखा AB का समीकरण x/h + y के बराबर 1 है। ठीक है, क्योंकि वो तो हमको सिद्धि करना है ना। अब क्या बोला? अक्षों के बीच रेखाखंड का मध्य बिंदु दे रखा है। अब मध्य बिंदु की अगर हम बात करें तो बिंदु हमको यहाँ पर क्या करना है कि उसने बोला कि अक्षों के बीच रेखाखंड का मध्य बिंदु P a, B है। और चूंकि हमारे पास में रेखा का समीकरण अगर ये है तो x अंतःखंड पर, मतलब कि x अक्ष पर कौन सा अंतःखंड है? उसका h, 0, y अक्ष पे क्या है? 0, k। ठीक है, और उसके बीच में मध्य बिंदु P a, B है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि भैया AB का मध्य बिंदु अगर निकालना है तो x1 + x2/2, y1 + y2/2, तो h + 0.2 और 0 + k/2। ठीक है ना, क्योंकि आप देखेंगे तो ये मेरे पास में x अंतःखंड है, ये मेरे पास y है और ये मेरा मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु के सूत्र से हमने निकाल दिया। अब चूंकि मध्य बिंदु P a, B पहले से दे रखा है तो h + 0.2 किसके बराबर आएगा? a के, और 0 + k/2 किसके बराबर हो जाएगा? b के। और यहाँ से बहुत ही आसानी से हमको h और k के मान आप निकाल दोगे। बस सो सिंपल। h और k के मान जब आप इसमें निकाल दोगे, इसमें रख दोगे तो आराम से आपके पास में क्या हो जाएगा? इतनी सिद्धम हो जाएगा। आया कि नहीं मजा? ठीक है, समझ में आई बात? समझ में आई? चलिए आगे बढ़ेंगे। रेखा पर लंब और एक अंतःखंड 3 वाली रेखा पर समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो रेखा हमको दे रखी है, यहाँ से हम लोगों ने सिंप्लीफाई किया, इसको y = mx + c के रूप में ले आए। रेखा की ढाल हमको यहाँ से क्या मिल गई? m, जो कि कितनी निकली? 1/7। ठीक है, फिर इसके बाद में जिस रेखा की ढाल 1/7 है उसके लंबवत रेखा की ढाल m बराबर क्या जाएगी? अब चूंकि दो रेखाएं परस्पर लंबवत होती हैं तो उस विधि से आप लोग कर लीजिएगा कि m1 × m2 = -1 होता है, तो उससे हमारे पास में m भी निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो दी गई रेखा की ढाल 1/7 है, उसके लंबवत रेखा की ढाल हमने निकाल ली और फिर y = mx - d से आप फॉर्मूला लगा करके बहुत ही आसानी से इसका आंसर निकाल सकते हैं, जो कि हमको क्या बोल रहा है कि रेखा पर लंब और x अंतःखंड 3 वाली रेखा का समीकरण याद कीजिए। समीकरण ये निकल के आ जाएगा। आगे देखते हैं, बिंदु -1, 1 की रेखा से दूरी याद कीजिए। बहुत ही सिंपल, सो सिंपल। तो दूरी का सूत्र हम लगाएंगे इस बार, d = ax1 + by1 + c/√a²/b²। आपको देखना है कि आपको क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है कि दो रेखाएं समान है, उनके बीच की दूरी की बात हो रही है या फिर किसी बिंदु किसी रेखा से दूरी की बात हो रही है। तो आपको देखना पड़ेगा कि आखिरकार कौन सा सूत्र आप लोग दूरी का यहाँ पे लगाएंगे। मेरे ख्याल से 3 सूत्र हमारे पास में। ठीक है, तो आपने देखा कि भैया रेखा इस फॉर्म में दे रखी है हमको और इसके बाद में यहाँ से हमने ABC की वैल्यू निकाल ली और दूसरा हमने फिर बस सूत्र लगा दिया दूरी का, और x1 by1 की वैल्यू हमको -1 दे रखी है। आंसर कितना निकल के आया बेटा? 5 इकाई। अब बात करते हैं कि यदि दो रेखाओं के बीच का कोण π/4 है और एक रेखा की ढाल 1/2 है तो दूसरी रेखा की ढाल हमको ज्ञात करनी है। ठीक है, अब वो दे रखा है, कोण दे रखा है। ठीक है, एक रेखा की ढाल दे रखी है, दूसरे की ढाल ज्ञात करनी है। लगा दो tan थीटा का फॉर्मूला, ये लगा दिया हमने। अब दो वैल्यू हमको दी हुई है, एक ज्ञात करनी तो बिल्कुल कर सकते हैं, तो बस सूत्रों में मान रख देना है और बहुत ही आसानी से आप लोग क्या निकाल लेंगे? दूसरी रेखा की जो ढाल है वो भी निकाल लेंगे, जो कि मेरे पास में दूसरी रेखा ढाल के निकल गई 3 या -1/3। चित्र में 2 का उत्तर का आंसर बच लिया गया है। ठीक है, तो दो तरीके से हमारे पास में निकल के आएगी कितनी? 3 और -1/3। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम हमारे सेकंड, मतलब इस क्लास के सेकंड चैप्टर, या मैं कहूँ कि नेक्स्ट चैप्टर, जिसका नाम क्या है? शंकु परिच्छेद यानी कि कॉनिक सेक्शन। हालांकि ये चैप्टर है बहुत छोटा सा, लेकिन इसमें चीजें कई सारी हैं कि ये भी याद रखना है, ये भी याद रखना है, ये भी याद रखना है। शंकु परिच्छेद का मतलब क्या होता है कि कोई शंकु है आपके पास में, ठीक है, उसको आप इस तरीके से किस एंगल से कट कर रहे हो कि आपके पास में अलग अलग तरीके के क्या निकल के आ रहे हैं, जैसे कि वृत्त निकल रहा है, दीर्घवृत्त निकल रहा है, परवलय निकल रहा है, अति परवलय निकल रहा है। और फिर हम लोग स्टडी करेंगे किसके बारे में? वृत्त क्या है, वृत्त की इक्वेशन समीकरण क्या होता है, फिर बात करेंगे दीर्घवृत्त उसका समीकरण, बात करेंगे परवलय उसका समीकरण, बात करेंगे अति परवलय उसका समीकरण, और इसी के अंदर हमारी नाभि आती है, जीवा आती है, और अगर मैं बात करूं तो हमारे पास में फोकस आता है ना, केंद्र आता है। इसके अगर हम बात करें यहाँ पर तो हमारे पास में क्या क्या आता है, और नाभिलंब जीवा आती है, लेटस रेक्टम आता है। तो इन सारी चीजों की बात हम लोग यहाँ पर इस वाले चैप्टर में करेंगे। तो चलिए भाई देख लेते हैं कि आखिरकार इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे। शंकु परिच्छेद जो हमारे पास में चैप्टर है बेटा, ये आता है सिर्फ और सिर्फ एग्जाम में कितने? 2 मार्क्स का, और 2 मार्क्स का आता है। तो कभी कभी क्या होता है कि एग्जाम में डायरेक्टली यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाते हैं, 1-1 नंबर के इससे 2, और या फिर अगर हम बात कर लें तो इसमें से 2 नंबर का एक क्वेश्चन आ जाता है, जो कि बहुत ही प्यारा सा छोटा सा क्वेश्चन आएगा। तो आपको मैं उतनी चीजें यहाँ पर इस वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगी जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी है, बस उतनी चीजें आपको याद
रखनी है और वो वृत्त के बारे में, दीर्घवृत्त के बारे में, परवलय के बारे में, अति परवलय के बारे में होने वाली है। क्योंकि शंकु परिच्छेद का मतलब क्या कि शंकु आपके पास में है, अब उसको किस तरीके से कट किया गया है, समतल ने उसको किस तरीके से काटा है कि वो एक वृत्त का निर्माण कर रहा है, वो एक दीर्घवृत्त का निर्माण कर रहा है, वो परवलय का निर्माण कर रहा है। तो यही हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। क्या लिखा हुआ है कि भैया यहाँ पर एल मेरे पास में एक स्थिर रेखा है, सॉरी एल मेरे पास में एक स्थिर ऊर्ध्वाधर रेखा है और एम मेरे पास में एक दूसरी रेखा है जो इसके साथ में अल्फा का कोण बना रही है। यहाँ पर वो क्या कर रही है, उसको बिंदु बी पर प्रतिच्छेद करती है और इससे अल्फा कोण बनाती है। तो एक हमारे पास में स्थिर बिंदु है वी, एक रेखा है एल और एक रेखा है एम जो इसको वी पर क्या कर रही है, कट कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है और अल्फा कोण बना रही है। अब क्या होता है कि जो रेखा जो हमारे पास में एम है ये अल्फा कोण को स्थिर रखते हुए इसके चारों तरफ क्या कर रही है भैया, घूम रही है। इसके चारों तरफ एल जो रेखा है उसके चारों तरफ यहाँ पर इस प्रकार से घुमाया जाता है कि अल्फा कोण तो हमारे पास में कैसा स्थिर बना रहता है और फिर इसके बाद में जब ये घूमती है बच्चा तो क्या करती है, एक वृत्तीय शंकु का निर्माण कर देती है। और चूंकि शंकु ऊपर और नीचे दोनों दिशाओं में अनिश्चित रूप से विस्तृत होता है इसीलिए इसे द्विनापित समकोणीय वृत्तीय शंकु कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए किस तरीके का ये दिखता है कि यदि मेरे पास में एल ये स्थिर रेखा थी, एम एक रेखा थी, उसको चारों तरफ इस तरीके से गोल घुमाया गया तो सीधी सी बात है इस तरीके से वो एक शंकु का निर्माण कर देगी जिसको हम वृत्तीय शंकु कह रहे हैं। शंकु स्थिर बिंदु जो वी है उसको शंकु का कहते हैं वर्टेक्स यानी कि शीर्ष कहा जाता है। स्थिर रेखा एल शंकु का अक्ष कहलाता है। इन सभी स्थितियों में घूमने वाली रेखा एम शंकु की जनक यानी कि जनरेटर। तो यहाँ पे जितनी भी चीजें लिखी हुई है ये इंग्लिश में लिखी हुई है, आप यहाँ पे हिंदी में भी समझ सकते हैं कि जनरेटर मतलब कि शंकु की जनक की बात हो रही है क्योंकि यही रेखा एम तो चारों ओर घूमी थी जिसे शंकु का निर्माण किया है तो ये इसकी जनक है। ठीक है ना, इसके अंदर अगर हम बात करें तो शंकु को शीर्ष दो भागों में व्यक्त करते हैं भैया जिनको नापे कहते हैं। तो ये अपर नैप है, अपर नापे मतलब ये कुल मिलाकर के मेरे पास में अपर नैप मतलब कि ये क्या है, मेरे पास में ऊपरी नापे हैं और ये क्या है, निचली नापे हैं। तो इस तरीके का हमारा प्यारा शंकु दिखता है। अब शंकु परिच्छेद का मतलब ये होता है कि इसको कट करना। तो जब कोई समतल किसी शंकु को कट करता है तो समतल और शंकु के प्रतिच्छेदन से हमको वक्र मिलते हैं और वक्र किस तरीके के होते हैं, और वक्र उस तरीके से बनेंगे कि आखिरकार हमारा जो समतल है ये समतल का जो हमारे पास में ये कुल मिला के जो अल्फा और बीटा हमारे पास में कोण है इनका मान क्या क्या है। तो इस तरीके से हमको पता चलता है कि आखिरकार वक्र क्या बनेंगे, वक्र आपका दीर्घवृत्त बनेगा, वक्र आपका वृत्त बनेगा, परवलय बनेगा। तो वो इन कोण पे डिपेंड करता है कि अल्फा और बीटा का मान आखिरकार कोण के रूप में एंगल के रूप में क्या होगा और क्या हमारे पास में वक्र बन के आएगा। तो ध्यान देना यहाँ पर कि शंकु परिच्छेद का स्वरूप प्रतिच्छेद करने वाले समतल की स्थिति शंकु की ऊर्ध्वाधर अक्ष के साथ उसके द्वारा बनाए गए कोण बीटा पर निर्भर करता है और समतल शंकु को शीर्ष के ऊपर, शीर्ष पर या नीचे स्थित दोनों नापों में से कहीं पर भी कट कर सकता है। जैसे कि आप देखिए यहाँ पर कंडीशंस लिखी हुई है शंकु का परिच्छेद। तो जब कोई समतल शंकु के नाप को शीर्ष के अतिरिक्त किसी अन्य बिंदु पर कट करता है तो देखो शीर्ष क्या था, हमारा शंकु का वी था भैया, है ना, जो बीच में था एक बिंदु बी था, तो उसके अतिरिक्त कहीं और कट करता है तो हमारे पास में क्या होता है, कैसे कैसे कोण बनते हैं कि भैया जब बीटा बराबर 90 डिग्री का कोण बनेगा तो हमको क्या मिलेगा, शंकु परिच्छेद में एक वृत्त मिलेगा। जब अल्फा इज लेस देन बीटा इज लेस देन 90 डिग्री होगा तो हमको दीर्घवृत्त मिलेगा। जब अल्फा और बीटा की वैल्यू बराबर हो जाएंगी तो हमको परवलय मिलेगा। जब 0 इज लेस देन इक्वल टू बीटा इज लेस देन अल्फा होगा तो हमको क्या मिलेगा भैया, अति परवलय मिलेगा। यहाँ पर आप मैं अलग अलग तरीके से आपकी डायग्राम बना करके लेके आई हूँ कि जब हमारे पास में एंगल किस तरीके से थे जो मैंने बताया तो उसमें हमारे पास में क्या बना है, देखिए यहाँ पर ये वृत्त का निर्माण हो रहा है, यहाँ पर क्या बन रहा है भैया, दीर्घवृत्त का निर्माण हो रहा है, यहाँ पर देखेंगे परवलय का निर्माण हो रहा है, यहाँ पर अति परवलय का निर्माण हो रहा है। और शंकु परिच्छेद से जो हमारे वक्र बन रहे हैं इस वाले हमारे चैप्टर में जो हमको दिए गए हैं बुक के अंदर, ये 4 दिए गए हैं। कौन कौन से, वृत्त, दीर्घवृत्त, परवलय और अति परवलय, उनके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। अभ्यस्त शंकु क्या होता है भैया, तो अभ्यस्त शंकु परिच्छेद मतलब कि जब तल शंकु के शीर्ष पर कट करता है, अभी तक हमने शीर्ष की बात नहीं की थी, शीर्ष से किसी अन्य बिंदुओं की बात की थी। अब जब शीर्ष पर कट करता है तो उस केस में अल्फा इज लेस देन बीटा इज लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री, तो परिच्छेद क्या बनाता है, एक बिंदु है। और अगर अल्फा और बीटा की वैल्यू आपस में बराबर हो गई तो उस केस में हमारे पास में एक सरल रेखा हमको मिलती है। देखेंगे जरा कि देखेंगे आप लोग यहाँ पर कि यहाँ पर क्या हो रहा है भैया, शीर्ष पर इसने इसको कट किया समतल ने इसको, तो मुझे एक बिंदु मिला। यहाँ पर अगर देखेंगे तो इसने एक सरल रेखा का निर्माण किया। समझ रहे हैं बात को, सारे के सारे डायग्राम आपके लिए हम लोग लेकर के आए ताकि आप विजुलाइज कर सकें, क्योंकि मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट है कि जिसको देखना बहुत मुश्किल होता है अपने वास्तविक जीवन में, लेकिन अभियान आपको इस चीज एकदम फील नहीं होने देगा, सब कुछ हम वास्तविकता में आपको दिखाएंगे। देखिएगा जब 0 इज लेस देन इक्वल टू बीटा इज लेस देन इक्वल टू अल्फा लेस देन अल्फा, तो परिच्छेद कर्ण तक एक प्रतिच्छेद करने वाली
रेखाओं का युग्म है और ये अति परवलय की अपभ्रष्ट स्थिति है, यानी कि 0 बराबर है अल्फा, सॉरी 0 बराबर है बीटा इज लेस देन अल्फा, तो ये बनेगा 0 इज लेस देन बीटा इज लेस देन अल्फा, तो ये बनेगा। अब आप बोलेंगे क्या मैम एग्जाम में डायग्राम बनाने के लिए नहीं आएगा? तो नहीं बच्चा, एग्जाम में डायग्राम बनाने के लिए नहीं आएगा, बस आपको ये हो सकता है कि वो पूछा जाए एक आध नंबर में क्वेश्चन कि जब अल्फा या बीटा का कोण का मान इसके बराबर है तो उस टाइम पे जो वक्र है हमारे पास में शंकु से आखिरकार वो कौन सा बनेगा? वृत्त बनेगा, दीर्घवृत्त बनेगा, परवलय बनेगा, क्या परवलय बनेगा? तो ऐसे क्वेश्चन हो सकता है पूछे जाए। अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर भैया वृत्त की। तो अब जो हमारे पास में वक्र बने हैं उनके बारे में आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। क्या क्या चीजें याद रखनी मैं आपको हाईलाइट करती आऊंगी तो वो आपको पता होना चाहिए। अगर बात करते हैं वृत्त की तो तल के उन बिंदुओं का समुच्चय होता है तल के एक स्थिर बिंदु से समान दूरी पर होते हैं, ठीक है ना? या मान लो तल में मेरे पास में एक स्थिर बिंदु है ओ, इसको बोलेंगे क्या? उस स्थिर बिंदु को बोला जाता है सेंटर, उस वृत्त का केंद्र, ठीक है? सेंटर बोले तो क्या? केंद्र। ये आपको इंग्लिश में नाम यहाँ पे दिखेंगे लेकिन थ्योरी दे रखी है इसमें हिंदी में भी नाम लिखा गया है, ठीक है? और वृत्त पर किसी एक बिंदु की केंद्र से दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं, क्योंकि जो हमारे पास में स्थिर बिंदु है, अब वृत्त के यहाँ पर कोई सा भी बिंदु हो इसके केंद्र से जो दूरी होने वाली है वो एकदम समान होने वाली है, इसको हम वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। अब यहाँ पे 3 बिंदु है, P1 है, P2 है और P3 है, और इसकी बिंदुओं से ये सभी समान दूरी पर है, जो कि हमारे पास में क्या है? वृत्त की त्रिज्या बोल दो, रेडियस है। OP1 बराबर OP2 बराबर OP3, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं अब वृत्त की इक्वेशन कैसे बनती है, तो यह समीकरण कैसे बनता है। तो वृत्त का केंद्र यदि यहाँ पे h, k है और कोई पॉइंट हमारे पास में x, y है, तो वृत्त का समीकरण कैसे बनता है भैया? x माइनस h का होल वर्ग प्लस y माइनस k का होल वर्ग बराबर क्या होता है हमारे पास में? r का वर्ग। ये आपका वृत्त का समीकरण होता है। इसमें x, y कोई बिंदु है वृत्त के ऊपर, h और k क्या है? वहां पे उसका केंद्र है वृत्त का, और r क्या है? उसकी रेडियस यानी कि त्रिज्या है। और यदि वृत्त का केंद्र क्या हो गया भैया? मूल बिंदु हो गया, तो वृत्त का समीकरण बनेगा x का वर्ग प्लस y का वर्ग बराबर में r का वर्ग, क्योंकि यहाँ पर h और k की वैल्यू क्या हो गई इस बार? 0। आगे देखते हैं, अब बात कर लेते हैं बेटा परवलय। तो परवलय क्या होता है? तो परवलय कुछ इस तरीके का दिखता है। उसमें क्या क्या जरूरी है? तो एक परवलय तल के उन सभी बिंदुओं का समुच्चय है जो एक निश्चित सरल रेखा और तल के एक निश्चित बिंदु जो रेखा पर स्थित नहीं है से समान दूरी पर है। निश्चित सरल रेखा को परवलय की नियता और निश्चित बिंदु f परवलय का फोकस कहते हैं। आप देख पाएंगे यहाँ पर कि ये मेरे पास में f परवलय का फोकस बोले तो हिंदी में इसको बोला जाता है क्या? नाभि, है ना? नाभि, बिल्कुल। इसको क्या बोला जाता है हिंदी में? नाभि। तो आप देख पाएंगे यहाँ से कि फोकस वो बिंदु है जिसकी इन सभी पॉइंट से क्या है? दूरी एकदम समान है। आप देखेंगे तो P1F बराबर है P1 B1, P2 बराबर है P2 B2, P3 बराबर है P3 B3, और ये मेरे पास में क्या होती है? नियता बोलते हैं, डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं इसको किसी भी परवलय की। तो किसी निश्चित सरल रेखा को परवलय की नियता और निश्चित बिंदु को F यानी कि फोकस कहते हैं, और इसकी जो नाभि जो हमसे दूरी जितनी भी होती है क्या होती है? पूरी की पूरी एकदम बराबर होती है। आगे देखते हैं हम परवलय की नाभि से जाने वाली तथा नियता पर लंब रेखा को परवलय का अक्ष कहते हैं। परवलय की नाभि से जाने वाली, ये देखिए परवलय की नाभि बोले तो फोकस से जाने वाली और नियता पर लंबी, आप देख पाएंगे तो ये लंबी है एक दूसरे पे, तो उसको क्या कहते हैं? परवलय का अक्ष कहते हैं। जिस बिंदु को परवलय पर काटता है उस परवलय का वर्टेक्स यानी कि शीर्ष कहते हैं, जो कि आप देख भी पा रहे हैं। आगे देखते हैं परवलय का प्रामाणिक समीकरण। तो बेटा परवलय के समीकरण की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो परवलय का प्रामाणिक समीकरण अगर हम देखें तो इस तरीके का हमको मिलता है, बाई स्क्वायर बराबर में 4ax। क्या आता है हमारे पास में? ये परवलय का समीकरण की अगर हम बात करें तो ये 4 तरीके के होते हैं। देखो आगे हम लोग देखेंगे, सारी थ्योरी उसमें लिखी हुई है, लेकिन आपके काम की बात क्या है? तो परवलय हमारे पास में कुल मिलाकर के 4 तरीके के होते हैं। तो जैसा परवलय जो कि आपके पास में दाईं तरफ खुलता है तो इसको हम बोलते हैं क्या? दाईं ओर खुलने वाला परवलय। और इसका समीकरण होता है बाई स्क्वायर बराबर 4ax, और इसकी नियता का समीकरण होता है x बराबर -a। फोकस जो है इसका होता है a, 0। तो ये 3 चीजें आपको एकदम हर एक परवलय के बारे में पता होनी चाहिए, क्योंकि जब आपको परवलय का समीकरण डायरेक्ट क्वेश्चन में दे दिया जाएगा तो आपको समझ में आना चाहिए कि अच्छा परवलय का समीकरण ये है तो इसकी नियता ये होगी, इसका फोकस या किसी नाभि ये होगी, ठीक है? इस तरीके से हमारे पास में ये वाला जो परवलय है ये बाईं तरफ खुलने वाला परवलय है, इसका फोकस -a, 0 है। इसके अगर हम बात करें समीकरण तो बाई का स्क्वायर बराबर -4ax है, और इसकी नियता जो है वो x बराबर a है, ठीक है? अगर बात करते हैं आगे हम, तो ये मेरे पास में x का स्क्वायर बराबर 4a बाई परवलय का समीकरण है, जो कि ऊपर की तरफ खुलने वाला परवलय है, x स्क्वायर बराबर 4a बाई, इसका अगर फोकस यानी नाभि की बात करें तो 0, a है, और इसकी नियता बाई बराबर -a है। अगर बात करते हैं इसकी तो x स्क्वायर बराबर -4a बाई, ये क्या? नीचे की तरफ खुलने वाला हमारे पास में परवलय है, इसका फोकस यानी कि नाभि 0, -a, और इसकी नियता बाई बराबर a है। तो ये सारी बातें आपको इन चारों परवलय के बारे में पता होनी चाहिए। फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो कि आती है परवलय के अंदर, वो होती है उसकी नाभिलंब जीवा यानी कि लेटस रेक्टम। ये क्या होता है भैया? तो फोकस से जाने वाली, क्या लिखा है? परवलय की नाभि से जाने वाली और परवलय की अक्ष के लंबवत रेखाखंड जिसके अंत बिंदु परवलय पर ही हो उसको परवलय की नाभिलंब जीवा कहते हैं। आप देख पाएंगे इसके अंतिम बिंदु परवलय पर ही है और इसकी नाभि से
होकर के जा रही है और क्या है, इस पर लंब है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, लेटस रेक्टम यानी कि नाभिलंब जीवा कहते हैं। नाभिलंब जीवा की जो लंबाई होती है भैया, अगर आप देखेंगे तो इसकी लंबाई कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की 2a है और इसकी लंबाई यहाँ से यहाँ तक की भी 2a है। तो 2a + 2a कितना होती है हमारे पास में, नाभिलंब जीवा की लंबाई 4a होती है। अब बात करते हैं कि आखिरकार दीर्घवृत्त क्या होता है। इसको अंग्रेजी में इलिप्स कहा जाता है। एक दीर्घवृत्त तल के उन बिंदुओं का समुच्चय है जिनका तल में स्थिर दो बिंदुओं से दूरी का योग अचर होता है। जो दो स्थिर बिंदुओं को दीर्घवृत्त की नाभियां कहते हैं। ये मेरे पास में क्या है, दो स्थिर बिंदु है F1 और ये क्या है मेरे पास में F2। अब ये कोई बिंदु है मान लो P1, तो P1 की F1 से दूरी और P1 की F2 से दूरी, इन दोनों का जो योग निकल के आएगा वो कोई अचर होगा। इस तरीके से P2 की F1 से दूरी प्लस P2 की F2 से दूरी, P3 की F1 से दूरी, P3 की F2 से दूरी, ये सभी का योग क्या होगा, हमारे पास में कोई ना कोई अचर मिलेगा। ठीक है, P1 P2 P3 दिए हुए कोई बिंदु है और F1 F2 क्या है, इसकी नाभि है, फोकस है। ठीक है, क्लियर है। तो इसको हम क्या कहते हैं यहाँ पर, दीर्घवृत्त की बात की है। ठीक है, नाभियों को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु को दीर्घवृत्त का केंद्र कहते हैं। तो ये नाभियां हैं और इनको मिलाने वाले जो मध्य बिंदु है हमारे पास में वो क्या है यहाँ पर, ओ उसको क्या बोलते हैं, दीर्घवृत्त का सेंटर यानी कि मध्य बिंदु कहते हैं। दीर्घवृत्त की नाभियों जाने वाला रेखाखंड दीर्घवृत्त का दीर्घ अक्ष कहलाता है। क्या बोला उसने, दीर्घवृत्त की नाभियों से जाने वाला रेखाखंड दीर्घवृत्त का दीर्घ अक्ष कहलाता है, मेजर एक्सिस, जो कि आपको दिख भी रहा है। और केंद्र से जाने वाला और दीर्घ अक्ष पर लंबवत रेखाखंड, केंद्र से जाने वाला और दीर्घ अक्ष पर लंबवत रेखाखंड वो क्या कहलाता है हमारे पास में, दीर्घवृत्त का लघु अक्ष यानी कि माइनर एक्सिस कहलाता है। दीर्घ अक्ष के अंत बिंदुओं को दीर्घवृत्त के शीर्ष कहते हैं, जो कि आप देख पा रहे हैं ये वर्टेक्स हैं A और B। आगे बढ़ते हैं हम दीर्घवृत्त की लंबाई को किससे, 2a से। ठीक है, तो हम दीर्घवृत्त की लंबाई को किससे नापते हैं भैया, 2a से। तो हम दीर्घ अक्ष की लंबाई को 2a से, लघु अक्ष की लंबाई को 2b से और नाभियों के बीच की दूरी को 2c से, नाभियों के बीच की दूरी को 2c से, दीर्घ अक्ष की लंबाई को किसको भैया, दीर्घ अक्ष की लंबाई को 2a से और इसके बाद में लघु अक्ष की लंबाई को 2b से बताते हैं। तो अगर आपको बोला जाए कि भैया अर्ध दीर्घ अक्ष की लंबाई क्या है, तो वो a है। अर्ध लघु अक्ष की लंबाई क्या है, तो वो b है। दीर्घवृत्त के केंद्र से नाभि की दूरी क्या है, तो वो हमारे पास में फिर c होती है। और डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन ये निकल के आता है कि दीर्घवृत्त की आपको दीर्घ अक्ष, लघु अक्ष और उसकी नाभि से दूरी, ये पता, केंद्र की नाभि से दूरी, ये सारे आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अर्ध दीर्घ अक्ष A, अर्ध लघु अक्ष A और दीर्घवृत्त के केंद्र से नाभि की दूरी C के बीच में जो संबंध होता है ना भैया, वो होता है A का वर्ग बराबर B का वर्ग प्लस C का वर्ग, या फिर C बराबर में, C बराबर मतलब कि क्या है, केंद्र से नाभि की दूरी। ठीक है ना, तो C निकल रही, तो C बराबर होता है अंडर रूट के अंदर A का वर्ग माइनस B का वर्ग। इसको ध्यान रखना है क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आता है। उत्केंद्रता क्या होती है, तो दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता दीर्घवृत्त के केंद्र से नाभि और केंद्र के शीर्ष की दूरियों का अनुपात है। क्या बोला उसने, दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता यानी कि E, दीर्घवृत्त के केंद्र से नाभि यानी कि C और केंद्र से शीर्ष की दूरियों यानी कि A का अनुपात है C/A। ठीक है, अब आप इसको बोल सकते हैं C बराबर AE। अगर बात करते हैं दीर्घवृत्त के हमारा समीकरण की, तो प्रमुख अक्ष x अक्ष के अनुदिश, तो इस केस में क्या होता है भैया कि जब प्रमुख अक्ष x अक्ष के अनुदिश होता है तो उस टाइम में हमारे पास में दीर्घवृत्त का समीकरण ये बनता है। अब ये दीर्घवृत्त का समीकरण है, इसमें हमारे पास में a का मान जो है ना भैया यहाँ पर इस केस में वो क्या है, बड़ा है b से, इसलिए ये इस तरीके का आपको बनता हुआ दिख रहा है। और जब दीर्घ अक्ष y अक्ष के अनुदिश, अनुदिश यहाँ चला गया, यहाँ पर लिखा हुआ था, तो इसका होता है समीकरण x का वर्ग अपॉन में b का वर्ग प्लस y का वर्ग अपॉन में a का वर्ग बराबर में 1। ठीक है, और इस बार हमारे पास में क्या हो रहा है, इस बार हमारे पास में b का मान क्या है भैया, इस बार हमारे पास में b का जो मान है इसमें भी छोटा ही है, नहीं सॉरी, हाँ इस बार हमारे पास में अगर हम देखें तो पॉइंट a जो है वो ये हो गया, इसलिए b का मान छोटा है a से। अगर ये इस तरीके से लिखा होता, मान लो कि अगर इस तरीके से होता यहाँ पर कि ये वाला पॉइंट आपका a ही रहता, ये b ही होता, तो उस टाइम पे क्या होता, देखो जब ये इस तरीके का बन रहा है इसका मतलब ये वाली वैल्यू बड़ी है, ये छोटी है, सीधी सी बात है। अब जब इस तरीके का बन रहा है इसका मतलब ये वाली वैल्यू बड़ी है और ये वाली वैल्यू क्या है, छोटी है। दोनों ही जो है हमारे पास में इस तरीके से ये बन के नजर आएंगे। नाभिलंब जीवा क्या होती है भैया, तो दीर्घवृत्त की नाभिलंब जीवा की अगर हम बात करें, लेटस रेक्टम की अगर हम बात करें, तो दीर्घवृत्त का नाभिलंब जीवा वह रेखाखंड है जो किसी नाभि से होकर दीर्घ पर लंबवत खींचा जाता है, जिसके दोनों सिरों दीर्घवृत्त पर ही स्थित होते हैं। आप देख पा रहे हैं दोनों सिरे दीर्घवृत्त पर ही स्थित है। फिर नाभिलंब जीवा की लंबाई, जो समझने वाली बात है आपके लिए वो ये कि दीर्घवृत्त की नाभिलंब जीवा की लंबाई होती है 2b का वर्ग अपॉन में a।
ठीक है, ए और बी की वैल्यू तो आपको पता चली जाएंगी। अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर अति परवलय, बहुत ही शानदार सुपर डुपर आपका टॉपिक। एक अति परवलय तल के उन सभी बिंदुओं का समुच्चय है जिनकी तल में दो स्थिर बिंदुओं से दूरी का अंतर अचर होता है। यानी कि यहाँ पर अगर आप देखें तो P1 F1 माइनस P1 F1, सॉरी P1 F2 माइनस P1 F1, P2 F2 माइनस P2 F1, P3 F1 माइनस P3 F3, F2, क्लियर है? इन सबका क्या होता है? योग, सॉरी, अंतर अचर होता है। परिभाषा में अंतर शब्द का प्रयोग किया गया है जिसका अर्थ है दूर स्थित बिंदु से दूरी, ऋण निकट स्थित बिंदु से दूरी। दो स्थिर बिंदुओं को द्विवृत्त की नाभियां कहते हैं। सीधी सी बात है, स्थिर बिंदु मतलब नाभि की बात हो रही है। अब हम देखेंगे कि नाभियों को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु को अति परवलय का केंद्र कहते हैं, सेंटर कहते हैं। दो नाभियों से होकर जाने वाली रेखा को अति परवलय की अनुप्रस्थ अक्ष कहते हैं। यहाँ पे बोल रहे हैं इसको ट्रांसवर्स एक्सिस। ठीक, जिन बिंदुओं पर अति परवलय अनुप्रस्थ अक्ष को परिचित करता है वे अति परवलय के शीर्ष होते हैं। ये वर्टेक्स, ये वर्टेक्स। ठीक है, केंद्र से होकर तथा अनुप्रस्थ अक्ष पर लंबा जाने वाली रेखा को अति परवलय की संयुग्मी अक्ष कहते हैं, यानी कि कॉन्जुगेट एक्सिस कहते हैं। फिर अगर हम बात करें तो हम दोनों नाभियों के बीच की दूरी को 2c से और दोनों शीर्षों के बीच की दूरी को 2a से निरूपित करते हैं, जो अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई है। और b बराबर होता है अंडर रूट के अंदर c का वर्ग माइनस a का वर्ग। ठीक है, द्वारा परिभाषित किया गया है। 2b क्या है? संयुग्म अक्ष की लंबाई होती है। तो ये अति परवलय के बारे में आपको चीजें याद रखनी है। सभी के बारे में थोड़ी थोड़ी चीजें हैं, ये सारी चीजें आपको खास करके उनकी समीकरण क्या है, उनकी उत्केंद्रता क्या है, नाभिलंब जीवा क्या होती है, उसकी लंबाई क्या होती है, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। उत्केंद्रता, तो अति परवलय की उत्केंद्रता को भी E बराबर C अपॉन A से ही हम लोग बताते हैं, और C बराबर A ही। इस तरीके से नाभि की प्रत्येक नाभिक केंद्र से दूरी तो C बराबर A ही इसमें निकलती है। अगर बात कर लेते हैं समीकरण कि भैया अति परवलय का मानक समीकरण कैसा दिखता है, तो x का वर्ग अपॉन a का वर्ग माइनस y का वर्ग अपॉन b का वर्ग बराबर 1। ये अनुप्रस्थ अक्ष x अक्ष के अनुदिश जब है तो इस तरीके से बनेगा, और जब अनुप्रस्थ अक्ष y अक्ष के अनुदिश है तब इस तरीके का बनेगा, y का वर्ग अपॉन a का वर्ग माइनस x का वर्ग अपॉन b का वर्ग बराबर 1। क्लियर है सभी को? अब देखिए अब क्या है हमारे पास में, अब देखिए इसमें सिंबल्स आएगी भैया। यहाँ पर भी हमारे पास में दूरियों का अंतर अगर हम देखें तो Pf1 माइनस Pf2 बराबर होता है 2a के बराबर। बस इतनी सी बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, वो चीज आप पढ़ लीजिएगा। नाभिलंब जीवा की अगर बात करें तो अति परवलय की नाभिलंब जीवा की लंबाई भी क्या होती है? 2b का वर्ग अपॉन में a होती है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे क्वेश्चन आ गए हैं। अब क्वेश्चंस को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, जितनी थ्योरी मैंने बताई है वहीं से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है। जैसे कि दीर्घवृत्त 9x का वर्ग प्लस 16y का वर्ग बराबर 144 के लिए दीर्घअक्ष, नाभि, उत्केंद्रता और लघु अक्ष याद कीजिए। देखिए वही सब बातें पूछी गई हैं। तो सीधी सी बात है, दीर्घवृत्त का समीकरण हमको दे रखा है, पहले हमको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना पड़ेगा। क्या होता है? x का वर्ग अपॉन a का वर्ग प्लस y का वर्ग अपॉन में b का वर्ग बराबर में क्या होता है हमारे पास में 1। तो इसमें हमको पहले इस रूप में बनाना पड़ेगा। उसके लिए क्या करेंगे, चूंकि हमको बराबर में 1 चाहिए तो 144 का पूरे में भाग दे देंगे, तो आपके पास में बन गया ये। अब इसके बाद में हम लोग a और b का वैल्यू निकाल देंगे, तुलना करके a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 3। अब उसने बोला है भैया क्या कि दीर्घअक्ष, नाभि, उत्केंद्रता और लघु अक्ष याद कीजिए। तो पहले हम c यहाँ पे निकाल देंगे आराम से। a और b की वैल्यू रखी, c का वर्ग बराबर a का वर्ग माइनस 1 b का वर्ग, ये आपको मैंने अभी बताया था। यहाँ से आप c की वैल्यू तो बहुत ही आराम से निकाल लेंगे। अब जो नाभियां इसकी है वो प्लस माइनस c, 0, तो हमारे पास में प्लस माइनस रूट 7, 0 हो जाएगी। शीर्ष जो है वो हमारे पास में प्लस माइनस 1, 0, तो a की वैल्यू तो 4 दी हुई है, वो हो जाएगा। दीर्घअक्ष की लंबाई 2 है, लघु अक्ष की लंबाई 2b और उत्केंद्रता E बराबर C अपॉन में। सारी चीजें आप लोग निकाल लेंगे। बस आपको क्या निकालना है, अगर आपको यहाँ से क्या पता चल जाए a, b और c की वैल्यूज क्या थी, अगर आपने वो निकाली तो बाकी सारी चीजें तो चुटकी हुआ खेले, चुटकी हुआ एक काम हो जाएगा। तो सेकंड जो क्वेश्चन है आपके पास में, ये भी दीर्घवृत्त की बात कर रहा है, तो पहले 36 का पूरे में भाग देकर के आप इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म जो मानक समीकरण है वो बना लेना, और फिर इसके बाद में लंबाइयां और बाकी नाभियों के दिशांक, उत्केंद्रता, नाभिलंब जीवा जिसकी भी बात हो रही है आप लोग बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क में मेरी तरफ से गिफ्ट है, जरूर अनलॉक कीजिएगा। वृत्त के केंद्र और त्रिज्या की बात हो रही है, तो सीधी सी बात है, वृत्त का समीकरण आपको इस तरीके से दिया है, तो पहले इसको मानक रूप में बताइए, यानी कि x माइनस h का होल वर्ग प्लस y माइनस k का होल वर्ग बराबर r का वर्ग। तभी आप इसकी क्या निकाल सकते हैं, केंद्र जो h कोमा k होगा और त्रिज्या जो कि r होगी। तो सीधी सी बात है, आपने पहले इसको कंप्लीट किया, फिर h की वैल्यू निकल के आई -4, k की वैल्यू -5 और त्रिज्या कितनी निकल के आ गई 7। क्लियर है? परवलय की नाभि के निर्देशांक नियता का समीकरण, नाभिलंब जीवा की लंबाई, तो ये हमारे पास में क्या है, परवलय है। अब ये परवलय का समीकरण आपको पहचान में आना चाहिए कि अच्छा 22 के बराबर 4ax की बात कर रहा है, तो तुरंत दिमाग में क्लिक हो जाएगा कि 22 के बराबर 4ax। अब अगर इसकी तुलना आप इससे करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ से क्या भैया, 4a की वैल्यू मिलेगी 12, तो a की वैल्यू निकल के जाएगी कितनी, 3। तो अब अगर हमारे पास में 22 के बराबर 4ax है तो आपको तुरंत दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए इसकी नाभि होती है 1,0 यानी कि 3,0। नियता का समीकरण होगा यहाँ पे x बराबर -a यानी कि x बराबर -3, और नाभिलंब जीवा की लंबाई 4a होती है, तो कितनी निकल के जाएगी, 12। तो इस तरीके से नाभि, नियता और नाभिलंब जीवा की लंबाई सब कुछ आप निकाल सकते हैं, लेकिन आपको परवलय का समीकरण को पहचानना आना चाहिए कि अच्छा ये है तो ये ऊपरी है कि नीचे वाला है, बायां है कि दायां है। ठीक है,
परवलय का समीकरण याद कीजिए, नाभि और नियता दे रखी है। पहले वाले में हमको परवलय के क्या निकालनी थी, परवलय का समीकरण दिया हुआ था, नाभि और नियता निकालनी थी। इस बार नाभि और नियता दे रखी है, परवलय का समीकरण निकालना है। तो नाभि दे रखी है, नियता दे रखी है, बहुत बढ़िया। इनके बीच की मध्य बिंदु हमने निकाल लिया यहाँ पर, ठीक है। तो क्या हो गया हमारे पास में वर्टेक्स जो शीर्ष निकल के आया वो 0,0। मानक रूप अगर हम देखें तो मानक रूप से x उसके बराबर क्या जाएगा -4a बाय, ठीक है, यानी कि ये नीचे की ओर देखो इसकी जो नाभि है ना वो 0,-3 है। अब 0,-3 है तो इससे दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए कि अच्छा परवलय का समीकरण हमारे पास में x का वर्ग बराबर -4a होने वाला है। और फिर इसके बाद में हम यहाँ से पहले क्या निकाल लेंगे, a की वैल्यू तो हम लोग निकाल चुके हैं, ठीक है ना। a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर मेरे पास में, तो a की वैल्यू मेरे पास में यहाँ से 3 है। क्लियर है। ए की वैल्यू मेरे पास में क्या है यहाँ से भैया, नियता दे रखी y बराबर 3, ठीक है। ए की वैल्यू मेरे पास में कितनी है, 3 है, तो वो मैंने यहाँ पे रख दी। और फिर क्या है बहुत ही आसानी से x का वर्ग बराबर -12 बाय आप क्या निकाल सकते हैं यहाँ पर समीकरण निकाल सकते हैं परवलय का। अगर बात करते हैं उस वर्ग के समीकरण की, इनका केंद्र दे रखा है और बिंदु दे रखा है कि इससे होकर जाता है। तो सीधी सी बात है, केंद्र पता है, h के पता है, ठीक है। किस बिंदु से होकर जाता है यानी कि x और y के मान दे रखा है, क्या नहीं है, r नहीं है मैम, रेडियस नहीं है, त्रिज्या नहीं है, तो भैया रखो तो फॉर्मूले में मान। अगर आप यहाँ पर x और y की वैल्यू रख देंगे जो कि कितनी है 4,5 है, और h और k की वैल्यू रख देंगे जो कि 2,2 है, ये सब कुछ आप इसमें रख देंगे तो फिर आपका जो r का मान निकल के जाएगा ना √13, और फिर आप बहुत ही आसानी से इसका समीकरण निकाल। क्योंकि वृत्त का समीकरण निकालने के लिए क्या चाहिए, केंद्र चाहिए, बिंदु चाहिए, त्रिज्या चाहिए, मिल जाए। अब देखिए इसमें ना कुछ कुछ चीजें नीचे तक जा सकती हैं, लेकिन जब आपको पीडीएफ मिलेगा ना तो उसमें सब कुछ लिखा हुआ रहेगा क्लियर। उस दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष दे रखे हैं और नाभियां दे रखी हैं। तो शीर्ष क्या है हमारे पास में +-5,0, नाभियां हैं +-4,0, ठीक है। चूंकि शीर्ष और नाभियां दोनों x अक्ष पर है, अतः दीर्घवृत्त का प्रमुख अक्ष x अक्ष के अनुदिश होगा, ठीक है। ये हमारे पास में दीर्घवृत्त का फिर समीकरण हो जाएगा, ठीक है ना। दोनों क्या है हमारे पास में x अक्ष पे होगी, y की वैल्यू 0, इसका मतलब सीधी सी बात है x अक्ष पे x अक्ष y की वैल्यू 0 होती है। a बराबर 5 और c बराबर क्या है मेरे पास में यहाँ से निकल के जाएगा कितना 4, ठीक है। c नाभि है 4 निकल गई और ये हमारे पास में क्या निकल के आ गया a की वैल्यू 5। तो c का वर्ग बराबर a का वर्ग माइनस b का वर्ग से आप b की वैल्यू भी निकाल लेंगे और b की वैल्यू रख देंगे तो आपके पास में क्या निकल जाएगा, दीर्घवृत्त का समीकरण निकल के जाएगा x का वर्ग अपॉन a का वर्ग प्लस y का वर्ग अपॉन b का बराबर 1। उस परवलय का समीकरण याद कीजिए जिसकी नाभि दे रखा है और शीर्ष दे रखा है। तो ये हमारे पास में फोकस है कि नाभि और ये हमारे पास में शीर्ष है। अब परवलय का समीकरण यहाँ से होगा भैया y का वर्ग बराबर 4ax, ठीक है। क्या होगा 4x, अब कैसे पता चला, नाभि से पता चल जाएगा ना, 1,0 है तो यहाँ पर क्या होगा 22 के बराबर 4x। अब 1,0 हमारे पास नाभि होती है तो a की वैल्यू कितनी जाएगी, 3 आ जाएगी। सीधी सी बात है a की वैल्यू रखेंगे और वृत्त का समय परवलय का समीकरण क्या मिल जाएगा 22 के बराबर 12x। तो जब आपको नाभि दे दी जाए, जब आपको नियता का समीकरण दे दिया जाए तो दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए कि अच्छा परवलय का समीकरण ये बनने वाला है। इतनी बढ़िया तैयारी होनी चाहिए। उस दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी दीर्घ अक्ष की लंबाई 20 और लघु अक्ष की लंबाई कितनी है 10 है, ठीक है। तो दीर्घ अक्ष की लंबाई 20 दे रखी है, लघु अक्ष की लंबाई 10 दे रखी है। अब दीर्घ अक्ष की लंबाई को हम क्या लिखते हैं 2a और वो कितनी रखी है 20, तो a का मान आ गया 10। फिर लघु अक्ष की लंबाई को लिखते हैं 2b, वो कितनी रखी है 10, तो b का मान क्या आ गया 5। a और b का मान आ गया, फिर किसकी जरूरत है आपको, दीर्घवृत्त का समीकरण निकाल दीजिए ना, ये देखिए निकल के आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो स्वागत करते हैं अगेन प्यारी प्यारी स्माइलीज के साथ में अपने नेक्स्ट चैप्टर का, इसका नाम क्या है, त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय। बहुत ही प्यारा चैप्टर है, क्लास 12th में भी आपको बहुत ज्यादा काम आने वाला है। मैं आपको बता दूं तो क्लास 11th का जितना भी सिलेबस है ना, अगर किसी बच्चे ने मक्कारी मारी, अच्छे से पढ़ाई नहीं की तो दिक्कत आने वाली है क्लास 12th में, क्योंकि सारा का सारा सिलेबस ऐसे प्लीज आगे ट्रांसफर होने वाला है। कुछ ही टॉपिक रहेंगे जो ना जाए वहाँ पे, जैसे कि द्विपद प्रमेय नहीं जाएगी, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक स्टैटिस्टिक्स नहीं जाएगा, हट जाएगा, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक डायरेक्ट जाएंगे तो त्रिविमीय ज्यामिति वहां पर डायरेक्ट जाने वाला है। चलिए देखते हैं। तो क्या लिखा है कि समतल की निर्देशांक ज्यामिति में किसी बिंदु की स्थिति ज्ञात करने के लिए हम दो परस्पर लंब रेखाओं का उपयोग करते हैं जिन्हें निर्देशांक अक्ष कहा जाता है। ये वो दो संख्याएं हैं जो बिंदु की स्थिति को प्रदर्शित करती हैं, उसके निर्देशांक क्या कहते हैं, x, y कहलाती है। मतलब वही तक हम लोग समतल में जब बात कर रहे थे तो समतल में हम लोग x अक्ष और y अक्ष लेते थे और कोई बिंदु रहता था तो उसको x और y के हिसाब से देखते थे कि भैया x एक्सिस की दूरी क्या है, y एक्सिस की दूरी क्या है, कौन से पॉइंट पे स्थित है, हम x, y की बात करते थे। हालांकि वास्तविक जीवन में वस्तुएं केवल इस समतल में स्थित नहीं होती हैं। ऐसे अगर हम बात करें अंतरिक्ष में फेंकी गई गेंद की स्थिति कैसे निकालोगे भैया, आकाश में उड़ता हुआ हवाई जहाज, छत से लटका हुआ बल्ब या कमरे में लगा हुआ छत का पंखा, ये केवल दो संख्याओं की सहायता से इनकी स्थिति को निर्धारित
नहीं किया जा सकता। तो हमारे पास में क्या आया कि अंतरिक्ष में ऐसे बिंदुओं का स्थान ज्ञात करने के लिए हमें 3 परस्पर लंब दूरियों की आवश्यकता होती है। एक दीवार से दूरी, दूसरी दीवार से दूरी और फर्श से ऊंचाई। ये तीनों दूरियां 3 परस्पर लंब समतलों से मापी जा सकती हैं, जो कि एक्स अक्ष होता है, वाई अक्ष होता है और जेड अक्ष होता है। तो कोई पॉइंट की अंतरिक्ष में स्थिति आपको बतानी है तो एक्स वाई जेड के निर्देशांक उसके क्या है, एक्स अक्ष दूरी कितनी है, वाई अक्ष दूरी कितनी है, जेड अक्ष दूरी कितनी है, तब जाकर के आप बता पाएंगे। ठीक है ना। इस प्रकार त्रिविमीय ज्यामिति अंतरिक्ष में ज्यामिति का अध्ययन है जहां प्रत्येक बिंदु के 3 निर्देशांक होते हैं। इनको त्रिदिक कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? त्रिदिक कहते हैं। एक्स वाई जेड। वाई जेड समतल से लंब दूरी तो वो होती है एक्स, जेड एक्स समतल से लंब दूरी वाई और वाई जेड समतल से सॉरी एक्स वाई समतल से लंब दूरी तो वो है जेड। इस प्रकार त्रिविमीय ज्यामिति समतल से अंतरिक्ष तक निर्देशांक ज्यामिति का विस्तार है। ठीक है। त्रिविमीय अंतरिक्ष में निर्देशांक और निर्देशांक तल। तो भैया त्रिविमीय ज्यामिति में हम 3 परस्पर लंब समतलों को मानते हैं जो एक बिंदु O पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदन करते हैं। बिंदु O को मूल बिंदु कहा जाता है, यानी किस तरीके से कुछ निकलते हैं ये। ठीक है ना। 3 बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदन करते हैं। मान लो कि ये मेरे पास में हो गया x, ये हो गया y और ये क्या हो गया z। ठीक है। इन समतलों के प्रतिच्छेदन ये इसमें बना भी हुआ है मेरे ख्याल से। हाँ, इसमें इसने इसको माना है x, ये y है और ये z है। ठीक है। तो इसको आप लोग इस तरीके से देख लीजिएगा, वैसे भी बहुत गंदा लग रहा है देखने में। ठीक है। फिर इसके बाद में इन समतलों के प्रतिच्छेदन से बनने वाले 3 रेखाएं x डैश o x बराबर x अक्ष, ये y अक्ष और ये यहाँ पे z अक्ष आपको दिख रहा है यहाँ से। ठीक है। ये सारी बातें लिखी हुई है। ये तीनों अक्ष परस्पर लंब होते हैं और एक समकोणीय निर्देशांक प्रणाली का निर्माण करते हैं। x और y यानी कि x y अक्ष, y और z यानी कि y z अक्ष और z और x मतलब कि z x अक्ष। x y समतल को कागज का समतल माना जाता है और z अक्ष उस पर लंब होता है। ठीक है। अब देखिए तीनों निर्देशांक समतल अंतरिक्ष को 8 भागों में, कितने 8 भागों में डिवाइड करते हैं जिन्हें अष्टांश कहा जाता है। इन अष्टांशों को 1 2 3 4 5 6 7 8 इसके द्वारा निरूपित किया जाता है। आगे देखते हैं अंतरिक्ष में किसी बिंदु के निर्देशांक। अब मान लो कि ये बिंदु मेरे पास में P है, x के B इसके निर्देशांक क्या होंगे, x, y, z, यानी कि बिंदु P की अंतरिक्ष में x अक्ष के सापेक्ष क्या स्थिति है, y अक्ष से क्या है, z अक्ष से क्या है, उसको बताता है। तो निर्देशांक समतल x y y z z x तथा मूल बिंदुओं को निश्चित करने के बाद अंश में प्रत्येक बिंदु को क्रमिक एक्स वाई जेड द्वारा निरूपित किया जाता है। ठीक है। बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए तो बाकी सारी चीजें यहाँ पर अब लिखी हुई हैं। अब काम की बात क्या है वो देख लेते हैं। ये चीजें मैं आपको ऑलरेडी अभी थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने आई थिंक देखी थी, बता चुकी हूँ। अब देखिए हमारे पास में जो है निर्देशांक जो है किस किस तरीके से कहाँ कैसे कैसे होंगे। जैसे अगर बात करते हैं मूल बिंदु का निर्देशांक, तो सीधी सी बात है मूल बिंदु पर एक्स वाई और जेड तीनों की वैल्यू 0 0 0 होती है। एक्स अक्ष पर कोई भी बिंदु, तो एक्स अक्ष पर कोई बिंदु होता है तो वो होता है x, 0, 0। y अक्ष पे कोई बिंदु अगर होगा तो वो 0, y, 0। z अक्ष पे कोई बिंदु होगा तो वो 0, 0, z और yz समतल पर कोई बिंदु होगा तो वो लिखाएगा 0, y, z। अगर मान लो यहाँ पर होता कि भैया x y समतल पर कोई बिंदु तो वो कैसे लिखाता, x, y, 0, क्योंकि x y समतल में z की वैल्यू 0 होगी, yz समतल में x की वैल्यू 0 होगी। इस तरीके से हम देख सकते हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं तो जो अष्टांश होते हैं 8, उसमें हम देखते हैं कि भैया 1 2 3 4 5 6 7 8 इन अष्टांशों में अगर बात करें x y और z निर्देशांक की किसी भी पॉइंट के, किसी भी बिंदु के, तो वो किस तरीके से होते हैं कि भैया अष्टांश में अगर हम देखें तो पहला वाला हमारे पास में जो अष्टांश है, ठीक है ना, पहला वाला जो है उसमें हमारे पास में x का जो बिंदु रहेगा वो प्लस का रहेगा, y भी प्लस z भी प्लस। यानी कि अगर आपको पॉइंट दे दिया जाए 1 1 1 और बोला जाए कि बताओ ये कौन से अष्टांश में स्थित है, तो आप कहेंगे प्रथम अष्टांश में स्थित है। क्यों? क्योंकि x y और z तीनों ही पॉजिटिव इसमें। अगर आपको इस तरीके से दे दिया जाता कि भैया 2 -1 और 2, बताइए ये हमारे पास में निर्देशांक कौन से अष्टांश में स्थित है, तो आप कहते हैं भैया चौथे में है, क्योंकि x पॉजिटिव, y नेगेटिव और z पॉजिटिव इसमें होता है। समझे बात को? तो इस तरीके से आपके पास में अलग अलग साइन यहाँ पे दिए हुए हैं कि किस अष्टांश में x y और z की क्या क्या पोजीशन, बिंदुओं क्या क्या स्थिति होती है। x दिशा में अंतर x2 - x1, y दिशा में अंतर और z दिशा में अंतर दिया हुआ है। यहाँ से कुल मिलाकर के दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र यहाँ पे इजाद होता है कि अंडर रूट के अंदर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र है। ठीक है। जब हमारे पास में बिंदु एक मान लो हो गया हमारे पास में P जिसके निर्देशांक x1 y1 z1 थे, एक बिंदु Q जिसके निर्देशांक x2 y2 z2 थे। अभी तक हमें दूरी का सूत्र दो बिंदुओं के लिए पढ़ा था, अभी 3 के लिए, मतलब कि दो निर्देशांक थे पहले, अब 3 निर्देशांक हो गए हैं। ठीक है। और जब हमारे पास में मूल बिंदु की बात आ जाए तो मूल बिंदु के केस में तो भैया वो 0 0 0 होता है। तब दूरी का सूत्र कि भैया बिंदु Q था उसकी मूल बिंदु से दूरी तो निकलेगा अंडर रूट के अंदर x का वर्ग प्लस y का वर्ग प्लस z का वर्ग। क्लियर है? चलिए
अब आ गया आपके पास में क्वेश्चन। अब क्वेश्चन क्या आया है कि बिंदु पी क्यू और आर संरेख हैं, ये बताइए। संरेख है इसका मतलब सीधी सी बात है कि भैया वो एक ही रेखा पर स्थित है। संरेख है इसका मतलब कि एक ही रेखा पर वो लोग स्थित हैं। तो कैसे पता चलेगा? तो हम क्या करेंगे, पी क्यू के बीच की दूरी निकालेंगे, क्यू आर के बीच की दूरी निकालेंगे और पी आर के बीच की दूरी निकालेंगे। कैसे? दो बिंदुओं का दूरी का सूत्र अभी हमने पढ़ा उससे। तो पी क्यू निकाला, क्यू आर निकाला और पी आर निकाला। और अगर दो बिंदुओं के बीच की दूरी का योग किसी अन्य बिंदु की दूरी के बराबर आ जाए तो आप बोलेंगे संरेख है। जैसे कि पी क्यू प्लस क्यू आर करेंगे तो आपको 3√14 मिलेगा, जो किसके बराबर है? पी आर के बराबर है। यानी कि पी क्यू प्लस क्यू आर आपको पी आर के बराबर मिल रहा है, अतः बिंदु पी क्यू आर कैसे होगा? संरेख होगा। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी याद कीजिए तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आराम से पी ओ क्यू के बीच की दूरी याद कर लीजिए, यहाँ की √43। आगे देखेंगे बिंदुओं के बीच की दूरी याद कीजिए। अरे तो एकदम चौमुख क्वेश्चन है, आप लोगों को मिलता है होमवर्क में गिफ्ट। आगे देखते हैं बिंदुओं से समरस्त बिंदुओं के समुच्चय का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो भैया क्या बोला इसने कि बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदुओं के समुच्चय का समीकरण ज्ञात कीजिए। अब मान लिया कि हमारे पास में कोई बिंदु P है जो बिंदु A और बिंदु B से समान दूरी पर है ना। हमको बिंदु तो नहीं दे रखा उसने, तो हमने बोल दिया कि भैया हमारे पास में क्या है, एक बिंदु P है जो बिंदु हमारे पास में दे रखा है ना A और B, उनसे समान दूरी पर है। तो हमने निकाली AP दूरी, हमने निकाली हमने यहाँ पे ए पी और ए, देखो ये ना गलत लिखा हुआ है, इसको मैं पहले करेक्ट कर देती हूँ फिर बताती हूँ आपको कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ठीक है, तो हमने क्या निकाल दी फिर हमने यहाँ पर बिंदु ए की पी से दूरी यानी कि एपी निकाली और हमने बिंदु बी की पी से दूरी निकाली। फिर उसने बोला कि समदूरस्थ थे, इसका मतलब एपी और बीपी आपस में क्या होने वाले हैं? बराबर। और बस इनको सॉल्व कर देना है और आपके पास में समीकरण निकल के आ जाएगा किसका? कि बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदुओं के समुच्चय का समीकरण। तो x - 2z बराबर क्या आ गया? 0 आ गया। ए बी सी के लिए आपको दे रखा है, बोला है बताओ समांतर चतुर्भुज के शीर्ष से। तो क्या करेंगे भैया, कैसे करेंगे? तो समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं। तो सीधी सी बात है, आप निकालो ए बी, आप निकालो सी डी। ए बी और सी डी दो अपोजिट भुजाएं हैं और आपको दिखेगा कि भैया ए बी और सी डी जो है ना हमारे पास में इनकी दूरियां क्या है? बराबर है। यानी कि ए से बी के बीच की डिस्टेंस और सी से डी के बीच की दूरी है। क्या निकल के आई? यहाँ पे भी 6, यहाँ पे भी 6, अतः ए बी बराबर सी डी है। फिर बी सी और ए की निकाला तो वही बराबर हो गई। तो दोनों जोड़े विपरीत भुजाएं कैसी है? बराबर है। ए बी सी डी के बराबर है। यहाँ से बी सी जो है वो ए डी के बराबर है, अतः ए बी सी डी क्या है? एक समांतर चतुर्भुज के ही शीर्ष है। ठीक है, दर्शाइए कि बिंदु संरेख है। अरे ये तो अगेन आप लोग कर लेंगे। बिंदु ए बी और सी समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो आपको समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष होने के लिए क्या कंडीशन होती है आपको पता होनी चाहिए कि क्या विशेषता होती है उसकी। तो ए बी हमने निकाला, देखो पी क्यू आपने दूरी का सूत्र बताया हुआ है, तो हमने निकाला क्या क्या निकाला भैया? हमने यहाँ पे निकाला ए बी, फिर हमने निकाला बी सी और हमने निकाला क्या यहाँ पर ए सी। देखते हैं क्या मिलेगा। तो आपको मिला कि ए बी और बी सी आपस में क्या हो गई? बराबर हो गई, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज की तो संलग्न भुजाएं क्या होती है? आपस में बराबर होती हैं। तो भुजा ए बी बराबर हो गई किसके? भुजा बी सी के। तो समद्वि मतलब कि समान भुजाएं कितनी? 2। तो ए बी और बी सी आपस में बराबर है, अतः ए बी सी क्या है? एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। एक त्रिभुज एबीसी का केंद्रक दे रखा है भैया, ए बी के निर्देशांक दे रखे हैं और बिंदु सी के निर्देशांक हमको ज्ञात करने हैं। तो देखो त्रिभुज का केंद्रक हमको जी दे रखा है, बन दो बिंदु दे रखे हैं। जब दो बिंदु दे रखे हैं तो केंद्रक निकालने का जो सूत्र होता है जी x1 + x2 + x3/3। मतलब देखो हमारे पास में बिंदु ए दे रखा है, बिंदु बी दे रखा है, त्रिभुज का केंद्रक पहले से दे रखा है, केंद्र निकालने का सूत्र होता है x1 + x2 + x3/3, y1 + y2/3 और z1 + z2 + z3/3। तो हमने जो x1 x2 थे, मान लो कि ये मेरे पास में x1 y1 z1 है, ये x2 y2 z2 है, ठीक है। तो इसके तो हमने लिख लिए और तीसरा जो बिंदु हमारे पास में नहीं है उसको हमने x y z मान लिया, इस बिंदु से जो निकालना है। अब चूंकि त्रिभुज के अंदर पहले से रखा है तो उसको हमने इसके बराबर रख दिया और बराबर रख दिया तो बस ठीक है ना भैया, सबको आपस में बराबर करना, तुलना कर लेना और x y z की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे तो बिंदु सी निकल कर जाएगा, इसके निर्देशांक 1 1 2 होने वाले हैं। दो बिंदु ए और बी के निर्देशांक क्रमशः हमको दे रखे हैं। गतिशील बिंदु पी के पद का समीकरण ज्ञात कीजिए, जबकि पी ए बराबर पी बी, तो सीधी सी बात है पी ए निकालो पी बी निकालो, दोनों को बराबर करो और समीकरण आपके पास में आ जाएगा। क्लियर है बेटा? बहुत ही प्यारे प्यारे छोटे छोटे प्रश्न, ठीक है ना। इसको फिर आगे हम लोगों ने और सॉल्व किया, x - 2z बराबर 0 निकल के आएगा। ऐसे तो बिंदुओं के समुच्चय का समीकरण ज्ञात कीजिए, तो बिंदुओं से जाने वाले से समदूरस्थ है, ठीक है। तो हमने ए और बी बिंदु तो हमको दे रखे थे, हमने निकाल दिया भैया p, x y z वो बिंदु है जो कि ए और बी से समदूरस्थ है, तो p a बराबर p भी कर लिया। ये अगेन वही वाला सेम पैटर्न वाला क्वेश्चन है जो अभी थोड़ी देर पहले आया था और यहाँ पर हमारा x - 2z बराबर 0, ये आंसर भी निकल के आ गया। उन अष्टांशों के नाम बताइए जिनमें 1 2 3, सीधी सी बात है 1 2 3 कहाँ पर है? प्रथम अष्टांश में, अपनी बात हो चुकी है। और 4 - 2 - 5, तो भैया प्लस माइनस माइनस चिन्ह कौन सा अष्टांश में होते हैं? तो ये अष्टम अष्टांश में होते हैं।
चलिए बहुत ही बढ़िया, इसी के साथ में हमारा एक और चैप्टर सफलतापूर्वक कंप्लीट हो गया। अब बात करेंगे हम लोग हमारे नेक्स्ट चैप्टर की प्यारी प्यारी स्माइलीज के साथ में। अगेन स्वागत करते हैं इसका। आज का नाम क्या है? सीमा और अवकाश। ठीक है, चलिए इसको देखेंगे। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पर भैया कि ये वाला चैप्टर क्या कहता है। नाम तो है इसका सीमा और अवकलज। क्या यहाँ पे सीमा किसी लड़की की बात हो रही है? अरे नहीं भाई, सीमा का मतलब आप समझ रहे हो, इंग्लिश में इसको बोला जाता है लिमिट। क्या बोलते हैं सीमा को इंग्लिश में? क्या बोलते हैं भैया? देखो स्माइली बंद नहीं हो रही है अभी तक। सीमा को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? सीमा को बोला जाता है लिमिट। सबकी अपनी अपनी लिमिटेशंस होती है कि नहीं लाइफ में, कि भैया लिमिट में रह के काम करना है, इतना काम करना है, ये तुम्हारी लिमिट है। आप कभी किसी का झगड़ा हो गया हो तो कोई बच्चे ने आपसे बोला भी होगा, किसी मान लो आपका दोस्त होगा आकर के कि भाई तू लिमिट में रह के बात कर, लिमिट से मत बाहर जा अपनी। इस तरीके की बातें अधिकतर आप लोग जो है आपकी जनरेशन वाले जो बच्चे करते हैं। ठीक है, हम लोग भी करते हैं ये, ऑब्वियसली हमें है ही कितना डिफरेंस। तो लिमिट जो है, सीमा जो है यहाँ पर, वो उस कंसेप्ट में है कि भैया इसकी इतनी सीमा है तो तुम्हारी लिमिट है। इसकी बात हो रही है, ना कि लड़की का नाम नहीं है ये। ठीक है, तो सीमा मतलब कि क्या, कि भैया हमारे पास में देखिए इसमें लिखा है कि लिमिट x टेंड्स टू a। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि x जो है ना वो a की तरफ अप्रोच कर रहा है, अग्रसर है, लेकिन x का मान a के बराबर नहीं है। क्या होता है कि कभी कभी कुछ ऐसे फलन फंक्शन आपको मिल जाएंगे जिसमें क्या होगा कि मान लो 1 में x-1, मेरे पास एक फंक्शन है x का, ठीक है, फलन है x का। अगर मैं यहाँ पर x बराबर 1 रख दूं तो 1 - 1 तो 0 हो जाएगा। और अगर हर में 0 आ गया, डिनोमिनेटर में अगर 0 आ गया, तो फिर क्या होगा, हमारे पास में फलन अपरिभाषित हो जाएगा, उसका मान इन्फिनिटी हो जाएगा, तो हम नहीं निकाल सकते। तो हम बोलेंगे कि हम यहाँ पर x का मान 1 के बराबर नहीं रख रहे हैं, बल्कि 0.99999 समथिंग कुछ वैल्यू रख रहे हैं जो 1 के बराबर नहीं है, लेकिन 1 से बहुत ही छोटी है। ठीक है, तो उस केस में वो क्या होगा, फलन अपरिभाषित नहीं होगा और हमें कोई ना कोई वैल्यू जरूर मिलेगी। यानी कि 1 पर वैल्यू ना निकाल के हम उस फलन की 1 के पहले या 1 के बाद वाली छोटी छोटी सी वैल्यू, जैसे मान लो 1 के बाद वाली की अगर मैं बात करूं तो 1.0.001 ऐसा करके कुछ हम निकाल लेंगे। मतलब वो 1 के बराबर नहीं है, लेकिन 1 से छोटी है, 1 से थोड़ी सी बड़ी है। ठीक है, तो x बराबर a पर फलन f ऑफ x की सीमा, तो हम उसको बोलते हैं कि भैया x बराबर a पर फलन की सीमा है। जब हम बात करते हैं यहाँ पर देखो, अस्तित्व में तभी होती है जब बायां सीमा मान और दायां सीमा मान बराबर हो। अब ये क्या है भाई, ये क्या बला है? तो दायां और बायां मतलब ये है, देखो बाई तरफ से बायां मान मतलब ये है सीमा का कि हम x का एक ही तरफ अप्रोच कर तो रहे हैं, x का मान एक ही तरफ आ तो रहा है, लेकिन कहां से? ऋणात्मक मानों की तरफ से हम लोग एक ही तरफ आ रहे हैं, यानी कि ऋणात्मक, यानी कि क्या, नेगेटिव नंबर्स की तरफ से हम लोग एक ही तरफ आ रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी कि हमारे पास में बायां सीमा, बाई सीमा की तरफ। और राइट हैंड लिमिट जो होती है उसको हम बोलते हैं यहाँ पे RHL। इसका मतलब क्या, कि हम पॉइंट ए की तरफ, x का मान जो है हम ए की तरफ आ तो रहा है, लेकिन कहां से? धनात्मक संख्याओं की तरफ से, पॉजिटिव नंबर्स की तरफ से हम ए की तरफ आ रहे हैं, तो हम उसको बोलते हैं RHL, राइट हैंड लिमिट। और हमारे पास में अगर LHL और RHL दोनों का मान बराबर हो जाए, यानी कि बाई सीमा का मान और दाई सीमा का मान बराबर हो जाए, तब हम कहेंगे कि हाँ उस बिंदु पर फलन की सीमा का अस्तित्व है। यानी कि बिंदु ए पर फलन की सीमा अस्तित्व में है यदि बाईं सीमा और दाईं सीमा दोनों का मान आपस में बराबर हो जाता है। अब बात करते हैं सीमाओं के बीजगणित की, कि भैया ये क्या कह रहा है। सीमाओं का बीजगणित सिंपल सा है कि अगर दो फलन आपके पास में प्लस में आ जाए तो आप इसमें सीमा लगाइए, बीच में प्लस का चिन्ह लगाइए, इसमें सीमा लगाइए, अलग अलग सॉल्व कर लीजिए। फलनों के अंतर की अगर हम बात करें, इस तरीके से अंतर में आ जाए तो कुछ नहीं, लिमिट x टेंड्स टू f ऑफ x लिखा, बीच में माइनस लगाया, लिमिट x टेंड्स टू g ऑफ x लिखा। ठीक है, इसके बाद में देखिए दो फलनों के गुणनफल की f ऑफ x इंटू में g ऑफ x, तो अलग अलग आप दोनों में सीमा लगा सकते हैं। अगर बात करते हैं भागफल में आ जाए तो ऊपर अलग सीमा लगा दी, नीचे अलग सीमा लगा दी। ठीक है, लेकिन हर का मान शून्य नहीं होना चाहिए, सीधी सी बात है। अब देखिए यहाँ पे विशेष रूप से टिप्पणी ये कि अगर g ऑफ x आपका लैम्डा के बराबर आ गया, यानी कि अचर फलन आ गया, कोई कांस्टेंट नंबर आ गया, तो इस कांस्टेंट को बाहर निकालना है और जो फलन x का है उसमें सीमा लगा देनी है, सीधी सी बात है। अब बहुपदों परिमेय फलनों की सीमाएं, तो सीधी सी बात है भैया, बहुपद फलन अपने पास में कुछ इस तरीके का दिखता है जिसमें कि लगातार वेरिएबल की, यानी कि चर की घात
बढ़ती चली जाती है, n तक जा रही है, ठीक है। तो लिमिट एक्सटेंड्स टू एक्स स्क्वायर मान लो मेरे को मिल गया, तो x इंटू में x आपने कर दिया। अब आप चाहें तो ये कर सकते हैं कि लिमिट एक्सटेंड्स टू x में अलग सीमा लगा दी, उसमें अलग सीमा लगा दी, और आपका आंसर एक्सटेंड्स टू a था, तो x की जगह पे क्या रख दिया आपने, a रख दिया, ठीक है। तो यहाँ क्या आ गया, इसका आंसर a का वर्ग आ गया। या फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते थे कि डायरेक्ट आपने a का मान यहाँ पे रखा, x की जगह पे a का रखा और a का वर्ग मान, आपका आंसर निकल के आ गया। अब देखिए यहाँ पर ये कुछ फॉर्मुलाज होते हैं, ये वाला तो बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कराऊंगी तो आपको पता चलेगा कि हाँ क्वेश्चन में भी बहुत यूज हुआ है। लिमिट एक्सटेंड्स टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस s की वैल्यू होती है n a टू द पावर n माइनस 1, ठीक है। आगे देखते हैं। अब त्रिकोणमितीय फलनों की सीमाएं, त्रिकोणमितीय फलन जब आप सॉल्व करेंगे, इसके क्वेश्चन आते हैं सीमाओं के रूप में, जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे डायरेक्टली फॉर्मूले होते हैं कि लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 sin x अपॉन x की वैल्यू होती है 1, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 1 माइनस cos x अपॉन x की वैल्यू होती है 0, इस तरीके 10 में इसकी वैल्यू होती है 1, इसकी वैल्यू भी होती है 1। यहाँ पे a क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट बोले तो क्या है भैया, अचर है। फिर साइन एक्स अपॉन में साइन बी एक्स की वैल्यू होती है a बाई बी। तो ये आपको डायरेक्टली याद रखना है ताकि एग्जाम में क्वेश्चन आए डायरेक्ट आप पुट कर सकें। अब बात होती है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अवकलज की, डेरिवेटिव की कि आखिरकार अवकलज क्या होता है। तो जब आप लोग मान लीजिए f एक वार्षिक माननीय फलन है और इसकी परिभाषा के प्रांत में एक बिंदु a है, तो a पर f का अवकलज किस तरीके से निकलता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन में h। ये पद से परिभाषित है बशर्ते की सीमा का अस्तित्व हो, a पर f ऑफ x का अवकलज f डैश a से निरूपित होगा। तो यदि हम बोल रहे हैं कि भैया x के सापेक्ष फलन के परिवर्तन की दर की अगर बात हो रही है, उसको हम लिखेंगे f डैश x, तो कितने निकलेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन में h। अवकलज की इस परिभाषा को अवकलज का प्रथम सिद्धांत भी कहा जाता है। आपको क्वेश्चन आए एग्जाम में कि भैया अवकलज की प्रथम सिद्धांत से इसका अवकलन करो, तो आपको इस तरीके से यहाँ पर आप लोगों को करना है, उसका आंसर निकालना है। आगे देखते हैं अवकलज का ज्यामितीय अर्थ। ज्यामितीय अर्थ क्या, तो किसी बिंदु पर किसी फलन का अवकलज उस बिंदु पर वक्र की स्पर्श रेखा की ढाल होती है। वक्र की स्पर्श रेखा की ढाल बोले तो tan थीटा किसके बराबर होता है, dy बाई dx, यानी कि x के सापेक्ष y में परिवर्तन की दर। तो वो क्या होता है, स्पर्श रेखा की ढाल। अब फलनों के बीजगणित, अगर दो फलन हमारे पास में एडिशन में है तो इनका अलग अलग करके आप अवकलन कर सकते हैं। इस तरीके से अगर माइनस में है तो अलग अलग करके आप इनका अवकलन कर सकते हैं। इस तरीके से गुणा में है तो dy बाई dx f ऑफ x। अब देखिए हाँ एक बात, गुणा में अगर आपके पास में दो फलन आ गए, तो मान लो पहला u है दूसरा v है, तो हर एक एक फलन को एक बार परफॉर्मेंस करने का मौका दिया जाएगा। इक्वल चांस लाइफ सभी को देती है। तो हमने पहले f ऑफ x का अवकलन कर दिया, g ऑफ x ऐसा कैसा बेटा रहा, फिर f ऑफ x ऐसा कैसा बेटा रहा और g ऑफ x का अवकलन कर दिया। इस तरीके से भागफल में जब आपके दो फलन आ जाए अंश बटे हर के फॉर्म में, तब क्या करना है, तब आपको पहले अंश का अपकलन करना है, हर ऐसा कैसा रहेगा, माइनस में अब अंश ऐसा कैसा रहेगा, हर का अपकलन होगा और बटे में क्या आ जाएगा मेरे पास में यहाँ पर हर का वर्ग। यहाँ पे क्रम का बहुत ध्यान रखना है क्योंकि बीच में माइनस लगा है। अब बात करते हैं यहाँ पर, अब बस इतनी चीजें पढ़नी थी आपको, आपके क्वेश्चंस आ गए हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ आपके पास में डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव्स के यानी कि अवकलज के कुछ सूत्र हैं जो आपको डायरेक्टली काम आएंगे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो dy बाई dx x टू द पावर n, इसका फॉर्मूला होता है n x टू द पावर n माइनस 1, ठीक है। अगर हम बात करते हैं बेटा sin x का, sin x का अवकलन होता है cos x, और डायरेक्टली हमारे पास में cos x का जो अवकलन का सूत्र होता है वो लगता है माइनस का sin x। तो ये आपको डायरेक्टली याद तो रखनी ही है। चलिए देखिए, अब आपके पास में अगर सीमा दे दी लिमिट z टेंड्स टू 1, ठीक है ना, इस तरीके से, तो हम क्या करेंगे, z बराबर t टू द पावर 6 मानिए, और जब z का मान 1 तो t का मान भी जो है अप्रोच करेगा 1 की तरफ ही। तो z बराबर t टू द पावर 6 आप जब इसमें प्रतिस्थापित करेंगे तो z की जगह आपने रख दी t की पावर 6, घात चढ़ी हुई थी 1/3, तो इस 3 ने इसको कट किया 2 बार, तो यहाँ पे क्या आ गया t का वर्ग, और यहाँ पे 6 तो 6 कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया t अकेला, ठीक है। अब ये आपके पास में जैसे मैंने आपको बताया था इंपॉर्टेंट सूत्र है, तो लिमिट एक्सटेंड्स टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a लग गया n a टू द पावर n माइनस 1, तो n की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 इंटू 1 की पावर 2 माइनस 1, आंसर कितना आ गया 2। तो सवाल दिखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, लेकिन अगर आपको पता है ये सूत्र तो बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। इसकी बात करें बेटा, तो लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 sin x अपॉन x की वैल्यू हमको पता है कि 1 होती है, और आपके पास में डायरेक्टली यहाँ पर ये सूत्र भी होता है, इतना सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आपको पता है वो सूत्र की sin ax अपॉन में sin bx की वैल्यू होती है a बाई b, तो इससे कंपेयर करेंगे ना तो डायरेक्टली आपका आंसर निकल के आएगा यहाँ से 4/9। तो इसमें देख लेंगे जब वैसे भी जाएगा कि हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 4x का ऊपर गुणा नीचे भाग, मतलब गुणा भाग किया, यहाँ पे 9x का गुणा भाग किया, तो ये आपका 1 के बराबर हो गया, और ये आपका 4/9 x कैंसिल होकर के आंसर आ गया,
ठीक है, फिर अपने ये वाला क्वेश्चन है, तो भैया अगर इसमें आप क्या करेंगे, अगर आपने इसमें डायरेक्टली x का मान 3 रख दिया, ध्यान देना सीमा के सवालों को सोल्व करने में ध्यान रखना है कि आपने डायरेक्टली यहाँ पे x का मान 3 के बराबर रख दिया तो 2 गुणित में 3 का वर्ग हो गया 9, माइनस में 5 गुणित में 3, माइनस में 3, तो क्या जाएगा यहाँ से 9 दूनी 18, माइनस का 5 3 15, माइनस का 3, और ये क्या हो गया 18 माइनस 18 बराबर हो गया 0। अगर हर 0 हो गया तो ये तो आपका अपरिभाषित हो जाएगा, यानी कि ये मान तो रखना डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है, नहीं रख सकते। तो हम क्या करेंगे, हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, x टू द पावर 4 माइनस 81, तो ये क्या हो गया a का वर्ग माइनस b का वर्ग, यानी कि x स्क्वायर का वर्ग और माइनस में 9 का वर्ग, तो a का वर्ग माइनस b का वर्ग, a का वर्ग प्लस b का वर्ग हमने सूत्र लगा दिया, सॉरी a का वर्ग माइनस b का वर्ग, तो a माइनस b और a प्लस b हमने सूत्र लगा दिया। फिर इसको तोड़ सकते हो x प्लस b x माइनस b में, और तो इस तरीके से आपने कर दिया, और इसके भी गुणनखंड कर दिए, दोनों को रखा, x माइनस 3 से x माइनस 3 कैंसिल हो गया। अब आप रख दीजिए x का मान 3, तो आपका आंसर निकल के जाएगा 108 बटे में 7। आगे देखते हैं, अब ये वाला क्वेश्चन है, तो ये पता चला कि अंदर जो ये बन रहा है ना, ये गुणोत्तर श्रेणी है, जिसका पहला पद जो है हमारे पास में 1 है, a का मान 1 है, और सार अनुपात x निकल के आया। तो हम क्या करेंगे, इनका एडिशन का सूत्र लगा देंगे, जो हमारे पास में s वाला फॉर्मूला होता है वो लगा दिया, और अंदर का मान हमने ये फिर कर लिया, और x की वैल्यू फिर हमने रख दी -1, तो बहुत ही आसानी से आंसर आ गया कितना 1। आगे देखते हैं, अब देखिए f ऑफ x उसने दे रखा, उसने बोला कि लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 जो है f ऑफ x, लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 f ऑफ x है, इसका मतलब ये है कि बाएं और दाएं पक्ष की सीमा दोनों आपस में बराबर हो रही है, तभी बिंदु 1 पर सीमा का अस्तित्व है, और इसका मान बराबर है किसके, f ऑफ 1 के, और f ऑफ 1 की वैल्यू उसने दे रखी है कि जब भैया x का मान 1 के बराबर है तो उसकी वैल्यू कितनी है, 4 है। तो f ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है, 4। हमने बाएं पक्ष की सीमा निकाली, बाएं पक्ष की सीमा यानी कि x का मान जब 1 से छोटा है, जो छोटा है तो कितना है हमारे पास में, फलन का मान a प्लस में bx है, तो मैंने रख दिया यहाँ पे। अब x से पे आप 1 रखेंगे तो a प्लस b आ जाएगा। दाएं पक्ष की सीमा यानी कि जब x का मान 1 से बड़ा है, तो 1 से बड़ा है यानी कि ये, तो b माइनस a x रख दिया, तो b माइनस a आ गया। अब चूंकि उसने बोला कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर है और f ऑफ 1 के बराबर है, तो हमने इन सबको बराबर किया, तो a और b की वैल्यूज निकल के आ गई 0 और 4। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे दिया है लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 tan x अपॉन में x। अब डायरेक्टली हमारे पास में इसका जो मान होता है, आपको पता है कि 1 होता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे सॉल्व करना है, 2 नंबर में आया होगा अगर तो tan x को हम लोग क्या करेंगे, sin x अपॉन में cos x लिख सकते हैं, आपने लिख दिया। अब इसकी वैल्यू तो हो गई 1, और यहाँ पे आपने x की वैल्यू 0 रखी, तो आंसर कितना आ गया बेटा 1, क्योंकि x 0 की cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1। ये वाला क्वेश्चन अगर हम देखें तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, ऊपर से x को कॉमन ले सकते हैं, 0 रखा तो पूरा 0 मामला हो जाएगा, तो x को आपने ऊपर से कॉमन ले लिया यहाँ पे इस तरीके से, और फिर आपने यहाँ पे sin x अपॉन में x करके, ये x नीचे आ गया, ठीक है, तो sin x अपॉन में x हो गया, इसकी वैल्यू हो गई 1, और cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, आराम से आंसर आ जाएगा a प्लस 1 अपॉन में b, लेकिन b का मान 0 के बराबर नहीं होगा। अब अगर हम इसकी बात कर लें कि भैया x से भाग देकर प्रत्येक पद को हमने पहले अलग अलग कर लिया, मान लो अंश और हर में हमने क्या करा, x का भाग दे दिया, x का भाग जब हम देंगे तो यहाँ पर मेरे पास में x से या x यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, x से x यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पे भी यहाँ पे a बचेगा, सही बात है। और अगर हम देखें तो हमने x से भाग दिया वो ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पर साइन, अब हमने क्या करा, यहाँ पर भैया a से गुणा a से भाग किया, यहाँ पर b से गुणा b से भाग किया, क्यों किया मैम, क्योंकि भैया इसलिए किया क्योंकि हमको लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपॉन में थीटा बराबर 1 वाला फॉर्मूला लगाना था। अब ये हमारे पास में वो बन गया, तो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, क्या बचा a प्लस बी अपॉन a प्लस बी, आंसर कितना आ गया 1 आ गया। इस तरीके से आपको सोचना है कि कैसे आखिरकार किसी क्वेश्चन के अंदर प्रॉपर्टी लगाई जाए, सूत्र लगाई जाए, तभी वो सॉल्व होगा। क्योंकि अब 1 माइनस 2x को 1 माइनस cos 2x की वैल्यू होती है 2 sin स्क्वायर x, तो आपने रख दी 2 sin स्क्वायर x। अब इसके बाद में आपने इसको अलग अलग करा, अब इसकी वैल्यू हो गई 1, फिर इसके बाद में लिमिट हमने रख दी x टेंड्स टू 0, 0 रखी, sin 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, ठीक है, अंश 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, हो गया, वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें हर 0 नहीं होना चाहिए। बस प्रथम सिद्धांत से cos x का अपकलज कीजिए, तो ठीक है भैया, cos x का अपकलज प्रथम सिद्धांत से करना है, वो भी x के सापेक्ष ही करना है, तो निकाल देंगे लिमिट x टेंड्स टू 0, इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप f डैश x भी लिख सकते हैं, तो क्या जाएगा cos x प्लस h माइनस cos x अपॉन में h, बस सॉल्व कर देना है, आंसर कितना निकल के आएगा माइनस का sin x। और मैं आपको बता चुकी हूँ कि cos x का अपकलज आप करते हैं तो माइनस का sin x आता है, लेकिन प्रथम सिद्धांत से बात थी इसलिए पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। जब आप क्लास 12th में आएंगे तो इनके डायरेक्टली आपको फॉर्मूले मिलेंगे। cos x अपॉन में 1 प्लस sin x का अपकलज करना, आपको दिख रहा है कि ये दोनों मेरे पास में भागफल के फॉर्म में है, दो फलन भागफल में है, तो सीधी सी बात है आपको लगाना पड़ेगा सूत्र की, हर ऐसा कैसा रखा है, अंश का अपकलन माइनस अंश रखा है, हर का अपकलन अपॉन में हर का, बहुत ही आसानी से आपका आंसर 1 अपॉन में 1 प्लस cos x निकल के आ जाएगा। f ऑफ x बराबर 1 अपॉन x दे रखा है, इसका अपकलज आप लोगों को ज्ञात करना है, बोला है प्रथम सिद्धांत से करो भैया, ठीक है, प्रथम सिद्धांत से कर देंगे और आपका आंसर निकल के आएगा -1 अपॉन में x का वर्ग। f ऑफ x बराबर sin स्क्वायर x के अपकलज का परिकलन कीजिए, तो y बराबर sin स्क्वायर x से, तो y बराबर क्या है sin x का होल पावर
होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान देना कि y बराबर मेरे को दे रखा है साइन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए जरा कि आपको करना पड़ेगा, पहले श्रृंखला नियम लगेगा यहाँ पे, जैसे कि आपको इसका x के सापेक्ष अवकलन करना है, ठीक है। तो अगर मैं इसको मान लेती हूँ u, कि भैया मेरे पास में साइन एक्स को मैंने u मान लिया, तो आपको पहले y का यानी कि इस y का u के सापेक्ष अवकलन करना पड़ेगा, फिर u का x के सापेक्ष अवकलन करना पड़ेगा, क्योंकि अभी ये क्या है, साइन एक्स का होल वर्ग है, x नहीं है, ये साइन एक्स है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे d y की वैल्यू तो अपने पास में क्या है, साइन एक्स का होल वर्ग, और इसका किसके सापेक्ष हम लोग अवकलन कर रहे हैं, साइन एक्स के सापेक्ष, ठीक है। तो इसका आंसर क्या निकल के आएगा, इसका आंसर आएगा बेटा 2 साइन एक्स आएगा। ध्यान है आपको कि dy बाई डी एक्स का x की पावर n बराबर क्या होता है, n x टू दी पावर n माइनस 1, तो 6 का आंसर क्या आएगा, 2 साइन एक्स आएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग साइन एक्स का अगेन x के सापेक्ष ही अवकलन करेंगे, तो वो होता है cos x। तो क्या आंसर आएगा इसका, 2 साइन एक्स cos x, और इसकी वैल्यू होती है साइन 2x, को बोलते हैं हम क्या, श्रृंखला नियम, चेन रूल। अब देखिए इसका आंसर करना तो सीधी सी बात है, दो फलन अगर भागफल में दिए होते हैं तो फिर इस तरीके से सो फॉर्मूला लगा करके बहुत ही डिसेंट आंसर आएगा, जो निकल के आया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू होती है 1। चलिए एक्स स्क्वायर का प्रथम सिद्धांत से हमको अवकलन करता है, तो सीधी सी बात है कर देना यार, 2x आंसर निकल के आ जाएगा, बहुत ही बढ़िया। प्रथम सिद्धांत बोला इसलिए इतनी दिक्कत है, नहीं तो मान लो कि अगर हम वो वाला फॉर्मूला करते dy बाई डी एक्स स्क्वायर, तो क्या आता 2x 2 माइनस 1, तो आंसर कितना आता 2x, जो कि आया। लेकिन प्रथम सिद्धांत की बात हो रही है इसलिए, ठीक है। इसको भी हमको श्रृंखला विधि से करना पड़ेगा, इसको u मान लेना ax का स्क्वायर प्लस b को, तो पहले इसका हो जाएगा तो 2 ax का स्क्वायर प्लस b आ जाएगा, और फिर इसके बाद में ax का स्क्वायर प्लस b का होगा, तो हो जाएगा 2x, और b की वैल्यू हो जाएगी 0, की ऑब्वियसली अचर पद का जो अवकलन होता है वो शून्य होता है। चलिए किन्हीं अचरों ए बी के लिए अवकलज ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास में अगेन भागफल का फॉर्मूला लगाना है, आंसर आ जाएगा ये आ गया। साइन एक्स प्लस ए अपॉन में कॉस एक्स का अवकलज ज्ञात करना है, तो ये भी हमारे पास में अंश बटे हर के फॉर्म में है, भागफल में है, तो ये वाला सूत्र लगेगा और आपका आंसर निकल के जाएगा। एक प्रॉपर्टी भी लग रही है, इसको भी देख लीजिएगा, जो भी आपके लिए जरूरी था सबको लिख के ले आए हैं। अवकलज ज्ञात करना है तो सबसे पहले एक काम करेंगे, एक्स टू दी पावर 5 को अंदर गुणा कर लेंगे, उसके बाद में बहुत ही आसानी से अवकलन हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, अवकलज ज्ञात करना है, ठीक है। अब इस बार क्या हो गया, दो फलन मेरे पास में गुणा में आ गए, तो गुणा में आ गए तो पहला फलन ऐसा कैसा दूसरे फलन का अवकलन प्लस दूसरा फलन ऐसा कैसा पहले फलन का अवकलन, और बहुत ही आसानी से आंसर निकल के हमारे पास में आ जाएगा, ठीक है। तो ये सब आपको बढ़िया से लिख लिख करके लगा लेने हैं, आराम से देख लेना है, ठीक है। स्वागत करते हैं हमारे सेकंड लास्ट चैप्टर का, बिल्कुल ऑब्वियसली इसके बाद हमारे पास सिर्फ एक चैप्टर बचता है, इसका नाम क्या है, प्रायिकता। तो स्वागत करते हैं प्यारी प्यारी स्माइलीज के साथ में सांख्यिकी का। बच्चों को इससे थोड़ा मुझे लगता है डर लगता होगा, काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स सूत्र है इसमें, और बहुत सारे अजीब अजीब से क्वेश्चन है मैम, इतनी कैलकुलेशन होती है ना कि हम तो जोड़ के थक जाते हैं, बात तो एकदम सही है। तो जितना मैं लेकर के आई हूँ ना, सिर्फ तुम उसमें उतना कर लो, जितने क्वेश्चन में लेकर के आई हूँ सभी क्वेश्चन एक एक प्रॉब्लम को टच किए हुए हैं, हर तरीके के क्वेश्चन से, इतना करके चले जाओ एग्जाम में, यहां से आराम से एक क्वेश्चन बन जाएगा और आप लोग बहुत ही बढ़िया ला सकते हो नंबर। देखो नंबर चेंज हो जाएंगे, 3 की जगह 4 आ जाएगा, 4 की जगह 5 आ सकता है, लेकिन मेथड का क्वेश्चन सेम ऐसा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलो देखो, तो यहां पर हम देख रहे हैं भैया कि हमारे पास में क्वेश्चन आया है कि माध्य किसे कहते हैं। हम एक काम करते हैं, ये वाली पेन होती है इसकी बढ़िया सी, इसका यूज करते हैं, ये नहीं ये वाली, देखते हैं करके, ये कुछ थोड़ी देर में गायब हो जाती है, ऐसा है ना, हाँ ठीक। तो देखो माध्य की बात करते हैं कि आखिरकार माध्य क्या होता है। तो माध्य किसी दिए गए प्रेक्षकों के समुच्चय का औसत मान होता है। क्या होता है, माध्य किसी दिए गए प्रेक्षकों के समुच्चय का औसत मान होता है। यानी कि माध्य अगर आपको निकालना है तो प्रेक्षकों का योग करो और बटे में क्या करो, प्रेक्षकों की संख्या, यानी कि कुल कितने प्रेक्षक है उसकी संख्या से भाग दे दो, तो आपको क्या मिल जाएगा माध्य मिल जाएगा, ठीक है। अब माध्यिका क्या होती है भैया, तो माध्यिका किसी आकार समूह का माध्यमान होता है जब प्रेक्षकों को आरोही या अवरोही क्रम में अवस्थित किया जाता है। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए पहले आंकों को क्रम में व्यवस्थित करें और फिर प्रेक्षकों की संख्या जांचें। देखो यहाँ पर अगर मैं देखूं तो इस वाले चैप्टर में हमारे पास में माध्य है, माध्यिका है, ठीक है ना, फिर हमारे पास में क्या है, माध्य, माध्यिका है, और हमारे पास में इसमें आपको जो है मानक विचलन निकालने के लिए आएगा, है ना। तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपके लिए हैं इस चैप्टर में, लेकिन आपको समझना है जी माध्यिका किस निकालनी है, यदि प्रेक्षकों की संख्या विषम हो। तो यदि प्रेक्षकों की संख्या विषम है तो उस केस में माध्यिका निकालने का सूत्र है n+1/2
प्रेक्षण का मान। और अगर प्रेक्षणों की संख्या सम है तो n बटे 2 और n+1/2 प्लस 1 भी प्रेक्षण का औसत, यानी कि n+1/2 प्रेक्षण का मान, यानी कि n+1/2 आप करेंगे और जो सा भी नंबर का प्रेक्षण निकल के आएगा उसके मान की बात कर रहा है, क्वेश्चन करेंगे समझ में आएगा। अगर हम बात करते हैं बहुलक की, तो बहुलक क्या है? तो बहुलक वह मान है जो किसी दिए गए आंकड़ा समुच्चय में सर्वाधिक बार आता है, यानी कि जिसकी आवृत्ति जो होती है सबसे अधिक होती है। तो बहुलक सभी प्रेक्षणों की सूची बनाइए, ठीक है ना, बहुलक ज्ञात करने के लिए उस मान को पहचानिए जो सबसे अधिक बार आया है किसी भी चीज में, ठीक है ना। कोई भी आंकड़ा अगर आपको दिया हुआ था, सबसे अधिक बार कौन सा मान आया है तो आपका बहुलक है। परास क्या होती है? परास किसी दिए गए आंकड़ों में सबसे बड़े और सबसे छोटे प्रेक्षण के बीच का अंतर है। परास बराबर सबसे बड़ा मान माइनस सबसे छोटा मान, ठीक है भैया। माध्य विचलन की बात करें, मीन डेविएशन की अगर हम बात करते हैं कि आखिरकार माध्य विचलन कैसे निकाला जाता है, तो माध्य विचलन निकालने का फॉर्मूला है यहाँ पर देखिए, ए से विचलनों के परिणात्मक मानों का योग अपॉन में प्रेक्षणों की संख्या। तो प्रेक्षणों की संख्या, टोटल प्रेक्षण कितने हैं और समेशन योग किसका, x माइनस ए का, ठीक है। अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्य विचलन, अवर्गीकृत मतलब कि जब आंकड़े आपको इस तरीके से दे दिए जाए कि x1 x2 x3 एक्सटर्नल कोमल आकर के दिए हुए हैं, तो उस केस में हमारे पास में कैसे हम माध्य विचलन निकालते हैं, तो md बराबर होता है समेशन i बराबर 1 टेंस टू n xi अपॉन में xi माइनस a अपॉन में n, ठीक है। और इसके बाद में इसके अंदर भी ध्यान देना जरा, इसके अंदर भी आपका माध्य विचलन, वो भी किसके, माध्य के सापेक्ष, तो क्या निकलेगा 1/n समेशन i बराबर 1 से लेकर के n तक यही आएगा, xi माइनस में x बार हो जाएगा, यानी कि माध्य हो जाएगा। और जब हम बात करेंगे क्या माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन की, तो 1/n समेशन i बराबर 1 टेंस टू n xi माइनस में कैपिटल M हो जाएगा, जहां पर m माध्यिका है और x बार क्या है, माध्य है। तो क्वेश्चन आपसे जो भी कहता है ना, आपको उसके अकॉर्डिंग उसकी डिमांड के आधार पर काम करना है। वर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्य विचलन, तो वर्गीकृत आंकड़े दो प्रकार के हो सकते हैं, असतत बारंबारता बंटन और सतत बारंबारता बंटन। तो माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन x बार बराबर हमारे पास में, देखो माध्य तो आपको पहले से निकालना पड़ेगा। यहाँ पर देखो किसकी बात हो रही है, असतत बारंबारता बंटन। असतत बारंबारता बंटन मतलब कि आपको कोमल आकार के आंकड़े दिए गए हैं, लेकिन साथ ही साथ आवृत्ति भी दे रखी है कि कौन सा आंकड़ा कितनी बार आ रहा है, ठीक है। तो आपको पहले माध्य विचलन माध्य निकालना है, तो x बार तो इस तरीके से निकलेगा, और फिर इसका हमें माध्य के सापेक्ष आपका माध्य विचलन इस तरीके से आपके पास में वाले फॉर्मूले से निकल के आएगा। अभी हो सकता है फॉर्मूले में सारी चीजें क्या है समझ में ना आए, क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएंगी। माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन अगर निकालना है MDM, तो बराबर अपने पास में इस तरीके से ये निकलेगा, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं सतत बारंबारता। सतत बारंबारता बंटन मतलब ये होता है कि इस बार आपको अंतराल में दे दिया है, पहले मैंने बोला असतत, उसमें आपको कोमल आकर के मान लो आंकड़े दिए हुए थे, नंबर्स दिए हुए थे। इस बार आपको अंतराल दिए हुए भैया कि 0 से 10 की रेंज में ये चीज है, 10 से 20 की रेंज, 20 से 30 की रेंज, 30 से 40 की रेंज, आवृत्ति भी आपको दी ही रहेगी, ठीक है। तो ये है सतत बारंबारता, इस रूप में दी होती है, और इसमें आपको DI निकालना पड़ता है। और फिर इसके बाद में माध्य के माध्य इस तरीके से निकालेंगे, और माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन जो है वो इस तरीके से निकालेंगे, क्योंकि इसमें चीजें यूज होंगी, ठीक है ना। क्योंकि माध्य निकालने के लिए DI चाहिए, और DI निकलेगा xi माइनस में a अपॉन में s से, ठीक है। और फिर आपने माध्य निकाला और फिर इसमें सूत्र में मान रखा, तब जाकर के आपका माध्य विचलन निकल गया है। माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन निम्न सूत्र से ज्ञात किया जाता है। तो पहले माध्यिका निकालना सीखना पड़ेगा कि माध्यिका पहले ऐसे निकलेगी, जिसमें L माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, C माध्यिका वर्ग के पूर्व वाले वर्ग की संचयी आवृत्ति, F माध्यिका वर्ग की आवृत्ति और H माध्यिका वर्ग की चौड़ाई, ठीक है। और फिर आपके पास में माध्य विचलन इस तरीके से निकलेगा माध्यिका के सापेक्ष, जो कि ये वाला फॉर्मूले से निकलेगा। ये बात हो रही है सतत बारंबारता बंटन की, क्योंकि अंतराल में चीजें दी हुई है। अब बात आती है मानक विचलन। तो माध्य से विचलनों के वर्गों का माध्य प्रसरण, पहले तो ये माध्य प्रसरण है कि माध्य प्रसरण कैसे निकालते हैं, तो सिग्मा का स्क्वायर बराबर सूत्र होता है हमारा, सिग्मा स्क्वायर हमारे बारे में विचलन के बारे में बताता है, xi प्रेक्षण है, x बार माध्य है और n प्रेक्षणों की संख्या है, ठीक है। जब बात करते हैं मानक विचलन की, तो सिग्मा बराबर हमारे पास में ये वाला सूत्र निकल के आता है, किसका, मानक विचलन का, ठीक है भैया। और इसके बाद में एक असतत बारंबारता बंटन का मानक विचलन की अगर हम बात करें, अब सतत और असतत दोनों चीजें आएंगी। तो असतत बारंबारता बंटन का मानक विचलन, जब आपको इस तरीके से आंकड़े दिए हो, फ्रीक्वेंसी दी हो, यानी कि आवृत्ति दी हो, तो उस टाइम पे हमारे पास में निकलता है ये सिग्मा बराबर जी, ठीक है। एन कुल आवृत्ति, समेशन का मतलब होता है योग, है ना, इससे आपको समेशन का साइन दिख रहा है, इसका मतलब होता है योग। xi की आवृत्ति, fi क्या है, xi की आवृत्ति, xi क्या है, वर्ग का मध्य बिंदु, और x बार क्या है, बंटन का माध्य मीन, ठीक है। एक सरल बारंबारता बंटन का मानक विचलन, तो सरल बारंबारता बंटन का मानक विचलन कैसे निकलता है, तो वो इस तरीके से फिर निकलेगा, ठीक है। वो असतत की बात थी, ये सतत की बात है, चलिए। और फिर मानक विचलन के लिए एक और सूत्र है अपना ये वाला, कि जब उससे काम नहीं हो पा रहा है तो इसके हम लोग आ जाते हैं।
अब आपके पास में हमारे पास में क्वेश्चन भी मैं लेकर के आई हूँ, लेकिन उससे पहले एक चीज और है, प्रसंग और मानक विचलन ज्ञात करने की लघु विधि। लघु विधि क्या है भैया, कि कभी कभी आपने जो भी सूत्र पढ़े उनसे नहीं हो पा रहा, काम नहीं चल पा रहा, तब ये वाला हमारे पास में सूत्र हम लोगों ने डिनोट किया, जिसमें एन कुल आवृत्ति समेशन योग चिन्ह, इसका आधे सही पदों को योग करें, आई पे वर्गीय अवलोकन की आवृत्ति एफ आई होती है, वाई आई एक सही का पद विचलन, ठीक है, और एक सही अवलोकन होती है, और एक अल्पित माध्य होता है, ठीक है। अब देखिए सारे के सारे फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए, सारी चीजें बता दी, सतत बारंबारता बंटन क्या है, असतत बारंबारता बंटन क्या है, और उसके अंदर क्या चीजें हैं वो भी बता दिया। लेकिन अब क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है, क्वेश्चन कैसे आता है, तो क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित आंकों के लिए माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन निकालिए। वो सीधी सी बात कर रहा है कि भैया मीन डेविएशन यानी कि माध्य विचलन निकालना है, किसके सापेक्ष, माध्य के सापेक्ष, यानी कि इसकी बात कर रहा है। आपको आगे पहचानने हैं, पहले आपको दिख रहा है कि हाँ मैम असतत बारंबारता बंटन की बात है, और ये मेरे पास में फ्रीक्वेंसी रखी है, एक्स रखी है, हमने एक्स लिख लिया, एफ लिख लिया, ये दो चीजें लिख लोगे आप। अब आपको पता होना चाहिए सूत्र कि आखिरकार माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन निकालने का सूत्र क्या है, तो वो होता है समेशन एफ एक्स माइनस एक्स बार अपॉन में एन। अब इसके लिए क्या क्या चाहिए, कैपिटल एन चाहिए। कैपिटल एन क्या है भैया, आवृत्ति का योग, तो आवृत्ति का योग आपने निकाल लिया, ये 41 निकल के आ गया, बहुत बढ़िया, शानदार। दूसरा काम एफ एक्स निकालना है, इन दोनों का गुणा कर दिया, ये भी निकल के आ गया, और इसके हमने पूरा योग भी देख लिया कि भैया 312 आ रहा है। क्यों निकाला ये क्योंकि आपको माध्य निकालना है, और माध्य कैसे निकलेगा, समेशन एफ एक्स अपॉन में एन, तो एन का भाग देकर के हमने निकाल दिया इसका माध्य यानी कि एक्स बार। बहुत बढ़िया, क्योंकि एक्स बार निकालना था ताकि हम एक्स माइनस एक्स बार निकाल सके, तो अब हम यहाँ पे एक्स माइनस एक्स बार निकाल देंगे, जो बाहर मोगस के मापांक लगाए पॉजिटिव नंबर ही देगा। और फिर इसके बाद में एफ जो हमारे पास में आवृत्ति है इसका और इसका आपस में गुणा करके वो भी निकल गया, और उसका योग कर दिया तो 96.5 निकल गया। बस सूत्र में मान रखना है, आंसर आ जाएगा। तो बेटा ऐसे वाले सवाल होते बहुत सिंपल हैं, लेकिन कैलकुलेशन इसमें थोड़ी टफ होती है, समय लगता है क्वेश्चन को सॉल्व करने में, लेकिन करना तो पड़ेगा, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन आएगा वैसे। माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन आपको निकालना है, लेकिन इस बार क्या दे रखा है, सतत बारंबारता बंटन दे रखा है, क्योंकि हमको अंतराल दे रखे हैं और साथ में आवृत्ति दे रखी है, ठीक है। तो वर्ग हमारे पास में इस तरीके से है। अगर हम बात करें मध्य बिंदु एक्सआई, तो मध्य बिंदु एक्सआई क्या है मैम, क्या है मध्य बिंदु एक्सआई, तो भैया 10 से 20 के बीच का मध्य बिंदु बताइए क्या है, तो 15 होगा ना। 20 से 30 का मध्य बिंदु 25, 30 से 40 के बीच का मध्य बिंदु 35, 40 से 50 का 45, इसका 55, इसका 65, इसका 75, तो इस तरीके से एक्सआई निकालना है। एफ आई क्या है, जो हमको एफ दे रखी छात्रों की संख्या वो एफ आई है, योग कर लिया तो 40 हमारे पास में इसका योग निकल के आ गया। अब इन दोनों का हमने यहाँ पे गुणा कर दिया और उसका भी हमने योग कर दिया, जो कि 1800 आया, और फिर हमको निकालना है एक्स बार, तो वो इस तरीके से निकलता है, तो ठीक है भैया, वो भी निकल गया, कितना आया, 45 आया। फिर एक्स आई माइनस एक्स बार, और वो सेम चीज हमारी हुई, और यहाँ पर हम लोगों ने आकर के सूत्र में मान रख दिए, और आंसर कितना आ गया, 10। तो वो सतत बारंबारता बंटन और बारंबारता बंटन दोनों के लिए अलग अलग सूत्र हैं, अलग अलग करने की प्रोसेस है, ध्यान रखना है। लघु विधि से निम्नलिखित बंटन के लिए मानक विचलन, इस बार हमको बात हो रही है मानक विचलन सिग्मा ज्ञात करने की, तो वर्ग सतत बारंबारता बंटन हमको दे रखा है, अंतराल दे रखा है, एक्स आई एफ आई दोनों निकाल लेंगे, आप लोग सीख गए हैं। एन हमारे पास में कुल उसका योग आ गया कैपिटल एन, ठीक है, 50 आ गया। अब डी आई निकालना है इस बार, तो डी आई बराबर बताया था एक्स आई माइनस ए अपॉन में एच था। एच मतलब क्या है, एच मतलब क्या था, एच मतलब था इनका अंतराल, बीच में गैप कितना है, 30 से 40 के बीच में कितना अंतर है, 10 का अंतर है। 40 से 50 के बीच में 50, 60 के बीच 60, 70 के बीच में 70, 80, इन सब के बीच में 10 का अंतर है, तो 10 हमारे पास में वो है। और 65 क्या है भैया, 65 है मध्य बिंदु, मतलब कि मध्यमान, यानी कि अगर आप देखेंगे तो ये मेरे पास में ऊपर 3 है, ये मेरे पास में नीचे 3 है, बीच का कौन सा है, 65, तो वो 65 है, ठीक है। डी आई निकल जाएगा, डी आई निकल जाएगा, फिर एफ आई इंटू में डी आई कर देना है, और एफ आई इंटू में डी आई का वर्ग, और उसका योग भी कर देना है, क्योंकि हमको जब हम निकालेंगे यहाँ पे मानक विचलन तो उसमें सारी चीजें लगने वाली है, सबके मान रख देना है, आंसर निकल के आया 14.18, ठीक है। तो इस तरीके से आपको टेबल बना करके एग्जाम के अंदर एकदम डिसेंट तरीके से ऐसे ही एग्जाम के अंदर टेबल वगैरह बढ़िया एकदम चमकाए कॉपी आनी है, और इस तरीके से लिख के आना, टीचर घबरा जाएगा देख के कि अरे भाई कितना सारा डेटा है, खुद कैलकुलेट नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ पे हमको माध्य विचलन निकालना है, तो ठीक है भैया। अब देखो माध्यिका द्वारा माध्य विचलन निकालना है, आंकड़े डायरेक्ट हमको दे रखे हैं, तो माध्यिका के ज्ञात करने के लिए आपने देखा था ना कि पहले इनको आरोही क्रम में जमा लो, यानी कि छोटे से बड़ा 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 बड़ा। अब यहाँ पर हमने योग नहीं किया, यहाँ पर हमने गिना कि आखिर प्रेक्षकों की कुल संख्या कितनी है, वो यहाँ पे n मान है, जो कि कितनी है भैया, 11 है, आप देख पा रहे हैं 11 प्रेक्षक है,
इसके बाद में xi माइनस में m करना है। m कैसे निकाला? तो मैंने बताया था कि जब प्रेक्षकों की संख्या विषम संख्या है तो m निकालने का सूत्र है n+1/में 2वां पद। तो हमने देखा कि भैया कितना आ रहा है, छठवां पद। तो छठवां पद जो है हमारे पास में, वो हमारे पास में कैपिटल M है, और छठवां पद क्या है हमारे पास में, 9 है। तो हमने वो बहुत ही आसानी से करके और इसका पूरा योग करके आंसर कितना आया इसका, 58। अब 58 आंसर आ गया, ठीक है। हमको पता है सूत्र कैसे निकालते हैं, माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन। तो आंसर कितना आ गया, 5.7। चलिए अब इस तरीके से भैया और सारे हमारे पास में सूत्र हैं। मैंने आपको एक चीज बता दी कि भैया माध्य के सापेक्ष आपने देख लिया माध्य विचलन, आपने माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन देख लिया, आपने मानक विचलन भी देख लिया। बाकी सारे सभी क्वेश्चन है जो लगातार इस तरीके की बातें कर रहे हैं, इसमें मानक विचलन ज्ञात करने की बात हो रही है, सारी चीजें हम बता चुकी हूँ। इस बार हमारे पास में सूत्र ये लगेगा और फिर हमारे पास में आंसर आ जाएगा। इसमें आपको पहचानना है कि भैया सतत की बात हो रही है कि असतत की बात हो रही है, दोनों के अलग अलग सूत्र हैं, अलग अलग फॉर्मूलाज है, और सारे के सारे क्वेश्चन इस तरीके से ही यहाँ पर होने वाले हैं। इस बार सतत हो गया, अब सतत हो गया तो उसमें आपको किस तरीके से करना है आंसर, है ना। इसमें तो माध्यिका के सापेक्ष बात हो गई थी, तो किस तरीके से आपको m निकालना है, m निकालने का सूत्र क्या है उसको उसके अंदर रखना है और आंसर लेकर के आना है। इस सारा पीडीएफ के फॉर्म में आपको पूरा पूरा मिल जाने वाला है, तो बिल्कुल उसकी टेंशन तो आपको लेनी ही नहीं है। इसका 33 मान निकल के आया, ठीक है। तो क्वेश्चन को ढंग से पढ़िए पहले कि किसकी बात कर रहा है, माध्य के सापेक्ष निकालने की बात कर रहा है, माध्यिका के सापेक्ष निकालने की बात कर रहा है, मानक विचलन की बात कर रहा है, माध्य विचलन की बात कर रहा है, कि प्रसरण की बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है, जो बोल रहा है निकाल दो, ठीक है। ऑलरेडी मैंने आपको सारी चीजें बता दी। चलिए अब यहाँ पर आ गया है हमारा लास्ट चैप्टर, समझ रहे हैं आप लोग, क्लास 11th का आखिरी चैप्टर जिसका नाम है प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। इसको हम लोग कुछ अलग तरीके से डिजाइन करते हैं, देखिए सुंदर लग रहा है। तो प्रायिकता नाम के चैप्टर का हम लोग स्वागत करते हैं एकदम जोरों शोरों से, तालियों के साथ। और ये जो चैप्टर है प्रायिकता प्रोबेबिलिटी, ये हमारा आखिरी चैप्टर है क्लास 11th का, जो कि 14वां चैप्टर है, ठीक है। चलिए देखते हैं प्रोबेबिलिटी जो है, प्रायिकता जो है, ये आपको बहुत ज्यादा काम आएगा क्लास 12th में भी, ठीक है। तो उसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। चलिए बात करते हैं सबसे पहले प्रतिदर्श समष्टि। वैसे प्रायिकता होती क्या है? प्रायिकता की अगर बात करें तो संभावना, एक तरीके से कि भाई अगर आप लोगों ने साल भर बढ़िया तरीके से पढ़ाई की, या फिर हम लोगों ने आपको जितना पढ़ाया इन 2 क्लासेस में ये आपने बहुत अच्छे से कर लिया, तो आपकी एग्जाम में नंबर लाने की प्रायिकता, संभावना बढ़ गई। पापा से डांट खाने की संभावना घट गई, है ना, कि भैया बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं, अच्छे से पढ़ाई की, लेकिन किसी बच्चे ने अगर मक्कारी मारी है पूरे साल, अब जो पढ़ा रहा है वो भी नहीं पढ़ रहा है, तो उसकी पापा से बेल्ट खाने की संभावना क्या हो गई, बढ़ गई ना, और नंबर कम आने की संभावना भी बढ़ गई, ठीक है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं, जैसे समझना हो समझ लीजिए। तो किसी परीक्षण का पहले समझती उस परीक्षा से संबंधित सभी प्रश्नों के लिए सार्वत्रिक समुच्चय होता है। एक सिक्के को 2 बार उछालने के मतलब कुल मिलाकर के ये कि अगर आप किसी भी परीक्षण को कर रहे हैं तो उसमें जितने भी संभावित चीजें हैं, जो भी चीजें आपके पास में कुल निकल करके आएंगी, उसका जो समुच्चय होगा वो आपका प्रतिदर्श समष्टि होगा। कि एक सिक्का है, उसको 2 बार उछाला, तो एक सिक्के को अगर आप 2 बार उछालेंगे तो उससे क्या क्या परिणाम हो सकते हैं कि दोनों बार उछालने पर हेड आए, एक बार हेड आए दूसरी बार टेल आए, एक बार टेल आए दूसरी बार हेड आए, या फिर दोनों बार टेल आए, यही हो सकते हैं। इसके अलावा और कोई केस आप सोच पा रहे हैं कि कुछ होगा? नहीं होगा। तो ये इसका प्रतिदर्श समष्टि है S, ठीक है। और प्रतिदर्श समष्टि के जो भी बिंदु होते हैं, जैसे कि ये है, ये इसको हम बोलते हैं प्रतिदर्श बिंदु। अब मान लीजिए वे परिणाम घटना किसे कहते हैं, तो मान लीजिए परिणाम होता था एक चित्र प्रकट होने के अनुकूल है, कि भैया मैंने बोला कि एक सिक्के को 2 बार उछाला, तो मैं बोल रही हूँ कि घटना वो वाली बताओ कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या हो, एक चित्त प्रकट होने की बात हो रही हो। तो एक चित्त आप बोलोगे मैम, चित्त मतलब होता है हमारे पास में क्या, हेड, आई थिंक ना, हेड, हाँ। तो हमारे पास में ST और TH, बस ये 2 ही केस बनते हैं। तो ये जो E है हमारे पास में, ये जो हमारे पास प्रतिदर्श समष्टि थी, जो पूरा कुल परिणामों की संख्या थी, उसके अंदर से तो निकल के आया। यानी कि ये हमारे पास में जो E है ना, वो कहीं ना कहीं S का ही क्या होने वाला है, सबसेट होने वाला है, उपसमुच्चय होने वाला है। तो प्रतिदर्श समष्टि जैसा कोई उपसमुच्चय एक घटना कही जाती है जो S के अंदर से निकल के आती है। घटनाओं के प्रकार, तो घटनाओं के प्रकार में हम देखें तो असंभव और निश्चित घटनाएं। तो बेटा असंभव घटना कैसी होगी? असंभव घटना एक ऐसी घटना होती है, जैसे मैं आपको बोला कि भैया एक पासा उछाला और एक पासे को उछालने पर 6 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता बताओ। आप बोलोगे मैम पासे पर सिर्फ 6 लास्ट अंक के, 7 नहीं आएगा, 6 से बड़ी कोई संख्या आ ही नहीं सकती। तो वो कैसी घटना हो गई? असंभव घटना होगी। असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है बेटा? 0 होती है। और उसका समुच्चय की अगर हम बात करें, असंभव घटना का समुच्चय क्या होता है? एक रिक्त समुच्चय होता है, उसके अंदर कोई अवयव नहीं आता, कोई प्रतिदर्श बिंदु नहीं आता। अगर बात करती हूँ निश्चित घटना, या मैंने बोला कि भैया एक पासे को उछालने पर
1 से लेकर के 6 तक की संख्या आने की प्रायिकता बताओ, तो आप बोलोगे बिल्कुल एक पास से को उछालेंगे तो 1 2 3 4 5 6 में से कोई ना कोई तो आएगा ही। यानी घटना एकदम निश्चित है, और ये घटना निश्चित है, और इसका जो हमारे पास में घटना का जो समुच्चय बनने वाला है पद्धति समष्टि एस के ही बराबर हो जाएगा, क्योंकि उसमें भी 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 1 2 3 4 5 6, तो क्या हो जाएगा, निश्चित घटना है, यानी कि ये तो हमेशा होगी ही होगी, तो वो एस के बराबर ही हो जाता है। आगे देखते हैं सरल घटना। सरल घटना ऐसी घटना होती है जिसमें कि n अलग अलग पृथक पृथक अवयव होते हैं। अगर मान लो कि मेरे पास में एस पद्धति समष्टि है, तो इसमें कितनी सरल घटनाएं बनेंगी, 1 2 3 4 E1 E2, यानी कि जिसमें 10 बिंदुओं की संख्या 1 होती है उसको हम सरल घटना कहते हैं। और मिश्र घटना क्या हो जाएगी कि जिसमें 10 बिंदुओं की संख्या 1 से अधिक होती है। सीधी सी बात है, उसको उल्टा। तो 1 से अधिक मतलब कि जैसे हमने बोला था ना कि चित्र प्रकट करना, तो उसमें एस्ट्यूट ये दोनों आ गए थे, तो वो कैसी घटना हो गई, मिश्र घटना हो गई, उसमें 2 प्रति 10 बिंदु आ गए। ठीक है, अगर बात करते हैं हम यहाँ पे भैया कि पूरा घटना क्या होती है। पूरा घटना ऐसे कि मतलब घटना ए है, घटना ए बात कर रही है कि एक पासों को उछालने पे सम संख्या आने की, क्या आएगा, 2 4 6 आएगा। तो पूरा घटना बात करेगी ए का घटित ना होना, तो मैं बोल दूंगी कि पूरा घटना ए की क्या बन जाएगी, पासे को उछालने पर विषम संख्या आना। 3 क्या 1 3 5, तो दोनों में कुछ सिमिलरिटी है नहीं है, यानी ए का ना होना कुल मिलाकर के। तो प्रत्येक घटना ए के सापेक्ष में घटना ए नोट इस तरीके से होती है, जो घटना की पूरा घटना होती है, जो बताती है कि ए नहीं घटित होगा। ठीक है, घटना ए या बी, घटना ए या बी का मतलब है कि भैया ए यूनियन बी से हम इसको लिखते हैं। इसका मतलब ये है कि उस घटना में या तो ए होगा या तो बी, मतलब कुल मिलाकर के ओमेगा, मतलब डब्ल्यू अगर आप कोई एलिमेंट ले रहे हैं, 10 बिंदु ले रहे हैं ए यूनियन बी के अंदर, तो या तो वो ए में है या तो फिर वो बी में है। मैं आपको पहले भी पढ़ा चुकी हूँ ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी का कॉन्सेप्ट। कौन सा लेक्चर में, प्रथम, मतलब कि हमने जो फर्स्ट वाला चैप्टर किया था ना सेट, उसके अंदर का ये पार्ट है। अगर आप लोगों का आगे पार्ट हो पीछे सपाट ना हुआ हो, तो फिर आप लोग जो है यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से इसको समझ पाएंगे। घटना ए और बी की अगर हम बात करें तो ए और बी दो घटना इस प्रकार है कि ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी मतलब कि ए और बी, यानी कि इसके अंदर ना वही अवयव आएगा जो कि ए में भी है और बी में भी है। बात हो चुकी है अपनी इस बारे में। ठीक है, जैसे कि ए बराबर मेरे पास में दे रखा है कि घटना ए मेरे पास में ये कह रही है कि पहली फेक में 6 प्रकट होना, यानी कि 6,1 6,2 ये सारे अवयव हमारे पास में 50 बिंदु इसके अंदर आएंगे। और बी कह रहा है कि दोनों फेकों पर प्रकट संख्याओं का योग कितना है, 11 है, तो उसके लिए हमारे पास में आएंगे। अब मैंने बोला कि ए इंटरसेक्शन बी निकाल दो, यानी कि जो ए में भी है और जो बी में भी है, तो क्या 6 5 6 ये इसके अंदर आएंगे। ठीक, अब अगर हम बात करते हैं कि घटना ए किंतु बी नहीं, घटना ए हो रही है किंतु बी नहीं हो रही है, यानी कि ए है लेकिन बी नहीं है, इसका मतलब ए माइनस बी, तो इसको आप कैसे लिखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। परस्पर अपवर्ती घटनाएं, परस्पर अपवर्ती घटनाएं ऐसी घटनाएं होती हैं जिनमें जो मतलब कि एकदम अलग अलग है, जिनका आप अगर इंटरसेक्शन कर रहे हैं, उनमें उभयनिष्ठ ले रहे हैं, कॉमन ले रहे हैं, तो कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं आ रहा, फाई है। ठीक है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, असंयुक्त होते हैं, मतलब कुल मिला के डिसजॉइंट सेट जो होते हैं ना, वो वाला कॉन्सेप्ट है। तो ये हमारे पास है परस्पर अपवर्ती घटनाएं, जैसे कि ए और ए नहीं, ये दोनों परस्पर अपवर्ती घटनाएं हैं। निःशेषी घटनाएं किसे कहते हैं, तो निःशेषी घटनाएं ऐसी घटनाएं होती हैं कि भैया जो एस में से निकल करके आई हैं, अगर आप उन सभी घटनाओं का यूनियन कर लें तो आपको वापस से एस मिल जाता है, इसको हम बोलते हैं निःशेषी घटनाएं। और इसके बाद में परस्पर अपवर्ती और निःशेषी घटनाएं क्या होती हैं कि भैया वो दोनों बातों को फॉलो कर रही है, कि आप उनका यूनियन कर रहे हो तो आपको वापस से एस मिल रहा है, और अगर आप उन दोनों में से किसी दो अलग अलग घटनाओं का अगर इंटरसेक्शन कर रहे हो, उभयनिष्ठ ले रहे हो, तो आपको फाई मिल रहा है। तो ऐसी घटनाओं को आप बोलते हो परस्पर अपवर्ती और निःशेषी घटनाएं। प्रायिकता क्या भी कहते हैं, आप देखो प्रायिकता पी का मान जो होगा वो बड़ा या बराबर होगा किससे, 0 से। इसके बाद में पी एस हमारे पास में 1 होता है, यानी कि अगर आप देखिए तो निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है, 1 होती है, क्योंकि उस घटना जो होती है ना हमारे पास में उसका समुच्चय होता है वो पद्धति समष्टि एस के बराबर हो जाता है। और परस्पर अपवर्ती घटनाएं हैं तो पीई यूनियन एफ बराबर होता है पीई प्लस में पीएफ के। अब देखते हैं, अब देखिए भैया कि हमारे पास में एस, हमारे पास पद्धति समष्टि है, और यहाँ पर अगर हम देखें तो किसी भी हमारे पास में घटना की जो प्रायिकता होती है उसका मान 0 होगा या तो 1 होगा। 0 होगा मतलब असंभव घटना है, 1 होगा मतलब निश्चित घटना है, और 0 या 1 से बीच में होता है, 0 से बड़ा या फिर हमारे पास में 1 से, मतलब कुल मिलाकर के 0 से छोटा या 1 से बड़ा नहीं हो सकता, 0 और 1 के बीच में होगा, या तो 0 और 1 होगा। इसके बाद में अगर सभी प्रायिकता का योग करते हैं तो 1 आता है, बाकी सारी चीजें लिखी हुई हैं, आप लोग देख लीजिएगा। अगर हम बात करते हैं बेटा प्रायिकता कैसे निकालते हैं, तो प्रायिकता होती है ई के अनुकूलतम परिणामों की संख्या बटे में कुल परिणामों की संख्या। जैसे अगर एक पासे को उछालने पे मैंने बोला सम संख्या आने की प्रायिकता बताओ, आप बोलोगे मैम कुल परिणाम तो हमारे पास में 6 है, क्योंकि 1 से लेकर के 6 तक की संख्याएं हैं, लेकिन अनुकूलतम परिणाम सिर्फ और सिर्फ मैम 3 ही है, 2 4 और 6, तो हमारे पास में सम संख्या आने की प्रायिकता क्या निकल जाएगी बेटा, 1/2, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। पी ए यूनियन बी बराबर होता है पी ए प्लस पी बी माइनस में पी ए इंटरसेक्शन बी। बहुत ही प्यारा फॉर्मूला है। और साथ ही साथ जब घटना हमारे पास परस्पर अपवर्ती है तो सीधी सी बात है, अगर अपवर्ती है तो पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हो जाती है 0, और पी ए यूनियन बी बराबर आता है पी ए प्लस में पी बी।
ठीक है। और अगर हमारे पास में पूरा घटना की बात करें कि भैया आपको घटना ए पता है, घटना ए के होने की प्रायिकता पता है, तो घटना ए के ना होने की प्रायिकता पी ए कॉम्प्लीमेंट बराबर होती है 1 माइनस पी ए के। अब बात कर लेते हैं यहाँ फटाफट से क्वेश्चंस की। बहुत सारे प्यारे प्यारे क्वेश्चंस हैं जो इस जगह से पूछे जाते हैं। पी ए दे रखा है, पी बी दे रखा है और बोला है कि यदि ए और बी परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं तो पी ए या बी ज्ञात कीजिए, यानी कि पी ए यूनियन बी। अब परस्पर अपवर्जी है मतलब कि पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू तो 0 हो गई, तो पी ए प्लस पी बी डायरेक्ट सूत्र लगा करके आंसर क्या जाएगा 4/5 निकल के आ जाएगा। ठीक है। पी ई यूनियन एफ आपको निकालना है, तो पी प्लस पी एफ माइनस पी ई इंटरसेक्शन एफ, तो बस सूत्र में रख दीजिए वैल्यू, तो आंसर कितना आ गया 5/8। बहुत ही एकदम गर्मा गर्म आंसर अभी अभी निकल के आया है ना। अब देखिए ताश के 52 पत्तों की भली भांति फेंटी गई में से पत्ता निकाला गया है, निकाले गए पत्ते की प्रायिकता कीजिए, पत्ता ईंट का है। ताश के बारे में आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए कि भैया इसमें टोटल हमारे पास में 52 कार्ड्स होते हैं और इसमें से अगर हम बात करें तो 13 आपके पास में अलग अलग पत्ते होते हैं। 13 पत्ते आपके पास में होते हैं ईंट के, 13 ही पत्ते आपके पास में होते हैं लाल पान के, जिसको शायद अंग्रेजी में हार्क्स कहते हैं, हार्क्स है ना। और 13 पत्ते होते हैं आपके पास में हुकुम के, और 13 ही पत्ते आपके पास में किसके होते हैं चिड़ी के। ठीक है ना। इसके बाद में अगर हम बात करें तो ये दोनों पत्ते आपके पास में ईंट और लाल पान के होते हैं काय के, लाल रंग के। तो लाल रंग के टोटल पत्ते आपके पास में कितने हो गए बेटा 13 26 हो गए। और इस तरीके से ये दोनों पत्ते होते हैं आपके पास में काले रंग के, तो काले रंग के कुल पत्ते आपके पास में बेटा कितने हो गए, ये भी 26 हो गए। फिर अगर हम बात करें तो 4 4 4 4 का एक कंसेप्ट है कि 4 ही आपके पास में इक्का, 4 आपके पास में बादशाह, 4 आपके पास में बेगम यानी कि क्वीन रानी, और 4 ही क्या होते हैं बच्चा गुलाम होते हैं। तो यहाँ बोला है कि पत्ता ईंट का है, तो ईंट के पत्ते हमारे पास में कुल पत्ते 52 है, उसमें ईंट कितने हैं 13, तो 1/4 इसका आंसर आ जाएगा। फिर उसने बोला पत्ता इक्का नहीं है, पत्ता इक्का नहीं है, कुल पत्ते इक्के कितने होते हैं 52 पत्तों में 4, तो 52 माइनस 4 कर दो, हमारे अनुकूलतम परिणाम यानी कि 48/52 आंसर कितना आ गया 12/13 आ गया। एक सिक्का 2 बार उछाला जाता है, कम से कम एक पट प्राप्त करने की, पर मतलब कि टेल प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी, तो कुल संभव परिणाम 4 है। पट कितने में आ रहा है भैया, पट मतलब कि हैर होता है, पट चित्त पट, यार पट मतलब कि हैर होता है कि चित्त होता है, चित्त उस पर होता है हमारे पास में पट, नहीं पट मेरे ख्याल से टेल होता है, ये गलत लिखा हुआ है ना। पट मतलब होता है हमारे पास में टेल, तो हम इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं। क्या लिखा है, एक सिक्का 2 बार उछाला जाता है, पहले समझ रखा है कम से कम एक पट आने के अनुकूलतम परिणाम। पट नहीं ये चित होगा यार, कि मेरे ख्याल से जो हेड होता है वो शायद से देखो आप समझ जाइएगा, काम करते हो क्वेश्चन में चेंज कर देते हैं। कम से कम एक पट, तो कम से कम एक पट या एक चित्त की बात यहाँ पे होती है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इसको अंग्रेजी में कम से कम एक चित्त और एक पट, हेड यानी कि टेल, ठीक है ना। तो हाँ कम से कम एक पट मतलब कि टेल ही होता है। ठीक है, तो हम इसको लिख देती हूँ, चलो करेक्ट कर देते हैं। एक काम करते हैं इंग्लिश वाला हटा देते हैं ना, इंग्लिश वाला हटा देते हैं। पट मतलब होता है टेल, इसके हिसाब से यहाँ पर भी जो भी आएगा वो आ जाएगा। चलो मैं कर देती हूँ भाई। ठीक है, इसके बाद में अगर हम बोले तो हमारे पास में कम से कम एक टेल आना, कम से कम एक टेल मतलब कि अधिक से अधिक वो कितने हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, ये मेरे पास में चला जाएगा बेटा टी टी, कि कम से कम एक टेल, कम से कम एक पट, चित्त और पट, चित्त मतलब हेड और पट मतलब टेल। ठीक है, तो हमारे पास में कम से कम एक पट आने के तो टी टी एस टी ओ टी एच 3 परिणाम बनेंगे, तो आंसर क्या जाएगा बेटा मेरे पास में 3/4 निकल जाएगा। 4 कल संभव थे और 3 उसमें से अनुकूलतम। ताश के 52 पत्तों की फेटी के अच्छे से फेटी की गड्डी में से 4 पत्ते निकाले आते हैं। इस बात की क्या प्रायिकता है कि निकाले गए पत्तों में 3 ईंट और एक हुकुम का पत्ता है। तो ठीक है भैया, 52 पत्ते हमारे पास में जो है, क्या बोला 52 पत्तों की गड्डी में से 4 पत्ते निकाले आते हैं। हमें प्रायिकता याद करनी है कि निकाले गए 4 पत्तों में 3 ईंट और एक हुकुम हो। कुल संभव तरीके 4 पत्ते चुनने के, 52 में से कितने चुनने हैं हम लोगों को, 4 चुनने हैं, तो 52 में से 4 को चुनना, तो 52 C2 आ गया, सॉरी 52 C4 आ गया। ठीक है, उसमें से 4 पत्तों में से 3 ईंट के, तो ईंट के टोटल कितने होते हैं 13, उसमें से कितने लेने हैं हमको 3 लेने हैं। ठीक है, तो 13 C3 हो गया, एक हुकुम का तो 13 C1 हो गया। इन हमारे पास में हो गए अनुकूलतम परिणाम। ठीक है भैया, तो कुल संभव परिणाम हमारे पास में कितने की 52 में से 4 चुनने हैं, तो 52 C4 आपने निकाला था तो वो ये निकला। ठीक है, और इसके बाद में इन दोनों को हम लोगों ने यहाँ पर क्या करा, गुणा करा, तो मेरे पास में जो निकला वो
3718। तो आंसर क्या आ गया बेटा, ये आ गया। फिर आगे देखते हैं, अब बाकी चुनने वाले ही है कि दो पुरुषों दो स्त्रियों के समूह में से दो व्यक्तियों को समिति का गठन करना है। दो व्यक्ति हमको लेने हैं, बोला कोई पुरुष ना हो, मतलब दोनों स्त्रियां हैं। अब दोनों स्त्रियां हैं तो सीधी सी बात है, हमारे पास में आंसर क्या आएगा। पहली बात तो ये कि हमको 4 में से 2 को चुनना है, तो कुल संभव हमारे पास समवायी समिति क्या हो गई 6, और उसमें से हमारे पास में क्या दोनों ही स्त्री थी, तो हमारे पास में क्या आ गया 1, तो 1/6 हो गया। अब एक पुरुष हो तो भैया एक स्त्री को और एक पुरुष को चुनना है ना, तो अनुकूल तरीके हो गए 4, तो आंसर कितना आ गया 2/3। घटनाएं दे रखा है पी ए पी बी और पी ए और बी, तो बोला है पी ए नहीं निकालो, तो पी ए दे रखा है, ए नहीं निकालना है, पी ए कॉम्प्लीमेंट कर जाएगा 1 माइनस पी ए, आंसर आ जाएगा 0.58। फिर इसके बाद में बी नहीं, तो पी बी नहीं मतलब कि बी बी कॉम्प्लीमेंट, तो क्या जाएगा 0.52। पी ए या बी तो कितना आ जाएगा, ये पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन भी, आंसर आ गया 0.74। दो पुरुषों दो स्त्रियों के समूह में से दो व्यक्तियों को समिति का गठन करना है। पैदा की समिति में एक पुरुष हो, ये वही वाला क्वेश्चन है, आंसर 2/3 आ रहा है। ये एक पुरुष वाला वही वाला क्वेश्चन सेम रिपीट हुआ है। एक नगर परिषद में 4 पुरुष व 6 स्त्रियां हैं, ठीक है भैया, 4 पुरुष हैं 6 स्त्रियां हैं, टोटल कितने हैं 10 हैं। एक यादसा चुना जाता है, स्त्री के चुने जाने की प्रायिकता, ठीक है ना। 6 स्त्रियां हमारे पास में हैं, कुल हमारे पास में 10 है, तो 6/10, आंसर कितना आ गया भैया 2 3 6 2 5 10 3/5। अब बोला है कि ए नहीं निकालो, तो भैया निकाल देंगे, बिल्कुल निकाल देंगे, पी ए कॉम्प्लीमेंट बराबर 1 माइनस। चलिए इसी के साथ में आपका यहाँ पर ये वाला जो लेक्चर है ताजा ताजा अभी अभी निकला है, खत्म होता है, ठीक है। तो इसी के साथ में हम लोग पूरे कंप्लीट कर चुके हैं क्या, 1 से लेकर के 14 चैप्टर का बढ़िया कंप्लीट रिवीजन यहाँ पर आपका हो गया है। इस वाले लेक्चर में हमने 9 to 14 चैप्टर्स कर लिए, और इससे पहले वाले लेक्चर में हमने 1 to 8 कर लिए। तो मुझे लग रहा है कि जो बच्चे अभी तक डर रहे थे एग्जाम से, अब उनका डर खत्म होगा और बढ़िया रिवीजन आप लोगों का हो गया होगा, और बहुत ही शानदार पेपर आप लोगों का जाने वाला है। लेकिन अभी बात खत्म नहीं हुई, एक आपकी ऑब्जेक्टिव की क्लास जो है यहाँ पर क्या है आपकी, कल आपकी क्या आने वाली है, एक ऑब्जेक्टिव की क्लास जो है आप लोगों की कल आएगी, जिसमें हम पूरे के पूरे 1 से लेकर के 14 चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को खत्म क्लास करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक ही वीडियो में। तो उस क्लास में मैं मिलती हूँ आप लोगों को, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच।